हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। अपना सीए इंटर का ग्रुप 1 अकाउंट्स का अपना क्रैश कोर्स चल रहा था, जिसके अंदर अपन ने सर अभी तक क्या क्या कर लिया, एक बार मैं फटाफट से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अभी तक देखो सर, अपन ने AS2, AS3, AS11 एंड AS10 चारों AS के सर अपन ने अभी तक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपके थे वो सारे कवर कर रहे हैं। विथ अपन को हैंड रिटन नोट्स बनाया अपन ने, और जितने भी ऑल पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर थे फ्रॉम मई 2018 से लेकर मई 2022 तक के जितने भी PYQ थे वो अपन ने सारे सॉल्व करे। जितनी भी RTPs थी मई 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक की, प्लस जितना भी आपका ICI का न्यू स्टडी मटेरियल में जो भी आपका एवरी एग्जाम्पल, एवरी इलस्ट्रेशन जो अपन ने अपनी क्लास में सॉल्व किया है। सर इसी सीरीज़ में आज अपन आगे बढ़ेंगे, और आज हमारा जो नया AS होगा वो होगा सर AS12, जिसका नाम है सर गवर्नमेंट ग्रांट। क्या नाम है सर? गवर्नमेंट ग्रांट। और सर पता नहीं ये AS बच्चों को क्यों इतनी दिक्कत देता है कि ये जो AS है, क्योंकि सर इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि बच्चों के पास एक प्रॉपर नोट्स नहीं होते, तो कि वो समराइज़ नहीं कर पाते सारी चीज़ों को। लेकिन सर अपन को पता है, आपको पता है कि अपन अपनी क्लास में जो भी नोट्स होते हैं वो अपन एकदम समराइज वे में लिखते हैं, ताकि अपन एक दिन पहले रिवाइज कर सकें। और आपको ये नोट्स सर हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा सर। सो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड गेट द नोट्स। ठीक है सर, तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। सर आइए अपन स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। सर गवर्नमेंट ग्रांट। तो सर गवर्नमेंट ग्रांट का सबसे पहले जो अपना टॉपिक आएगा वो आएगा सर मीनिंग, कि एक्चुअली में गवर्नमेंट ग्रांट होती क्या है सर। तो गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब होता है सर ट्रांसफ़र करना। क्या करना सर? ट्रांसफ़र करना। किसको? रिसोर्सिस को ट्रांसफ़र करना। किसको ट्रांसफ़र करना सर? रिसोर्सिस को ट्रांसफ़र करना। किसके साथ? विद अ कंडीशन के साथ। क्या सर? विद एन कंडीशन। किस कंडीशन के साथ? एक कंडीशन लगा कर ट्रांसफ़र करना। क्या? जो आपके किससे रिलेट करती है सर? जो आपके रिलेट करती है, जो आपके सर किससे रिलेट करती है? एक सेकेंड सर, जस्ट ए मिनट। हाँ, जो आपके रिलेट करती है सर किससे? टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट करती है। क्लियर है क्या? यस सर। तो कहने का मतलब क्या हो गया सर? कहने का मतलब हो गया कि जब भी गवर्नमेंट हमारे को कोई भी रिसोर्सेज ट्रांसफ़र करेगी, कोई भी रिसोर्सेज अगर ट्रांसफ़र करती है एक कंडीशन के साथ कि आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी है, तो आपको ये जो पैसा मैं आपको दे रही हूँ वो आपकी ग्रांट मानी जाएगी। क्लियर है? तो वो कंडीशन क्या होनी चाहिए सर? आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होनी चाहिए। किससे रिलेटेड होनी चाहिए सर? आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होनी चाहिए। तो हम उसे क्या कहते हैं सर? गवर्नमेंट ग्रांट कहते हैं। समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। आगे सर इसके अंदर कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। एग्जाम में ध्यान रखना सर, उन क्लैरिफिकेशन के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्लैरिफिकेशन सर, कि जो रिसोर्सेज है ना सर, जो रिसोर्सेज हैं वो मे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो कैश में हो सर। वो हो सकते हैं कि वो आपके कैश में भी हो सकते हैं, वो आपके इन काइंड भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है सर गवर्नमेंट हमारे को कैश भी दे सकती है, गवर्नमेंट हमारे को असेट भी दे सकती है, नॉन मॉनेटरी असेट भी दे सकती है, मतलब इन काइंड में भी हमारे को रिसोर्सेज ट्रांसफ़र कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है सर। सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि सर जो भी हम वेवियर होता है ऑफ टैक्स का, किसका सर? टैक्स का। मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि चलो ठीक है हम आपको टैक्स और ड्यूटी से वेव कर देते हैं, आज़ाद कर देते हैं, तो क्या सर ये गवर्नमेंट ग्रांट मानी जाएगी? यस सर, इट इज़ ऑल्सो एन ए गवर्नमेंट ग्रांट। इट इज़ ऑल्सो गवर्नमेंट ग्रांट। अब आप बोलोगे सर कि इसमें तो ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा रिसोर्सेज का। सर हो तो रहा है एक तरीके से, कि जो सरकार अब पैसे, सरकार को जो हमारे को पैसे देने पड़ते अब वो नहीं देने पड़ रहे, तो हमारी तरफ से हमारे को क्या हो गया? एक प्रॉफिट हो गया, जो किसने दिया है? गवर्नमेंट ने दिया है। तो वेवियर ऑफ टैक्स या ड्यूटी भी सर हमारी क्या होती है? एक तरीके से गवर्नमेंट ग्रांट मानी जाती है सर। तीसरा सर ध्यान रखना, ऑपरेटिंग कंडीशन। क्या बोला मैंने सर? ऑपरेटिंग कंडीशन का मतलब अब सर ऑपरेटिंग कंडीशन जो होता है आपके ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। तो ध्यान रखना सर, कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाते हो। ऑपरेटिंग कंडीशन डज नॉट इंक्लूड, सर क्या इंक्लूड नहीं करती ऑपरेटिंग कंडीशन? डज नॉट इंक्लूड व्हेन जो पेमेंट है वो मेड किया जाता है फॉर नेचुरल कैलेमिटी। सर किसके लिए पेमेंट किया जाता है? अगर आपका सर नेचुरल कैलेमिटी के लिए पेमेंट किया जाता है तो ध्यान रखना सर वो आपका ऑपरेटिंग कंडीशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? तो सर पहला
कि क्या होता है गवर्नमेंट ग्रांट। सर गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब होता है जब आप गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती है रिसोर्सेज को एक कंडीशन के साथ कि आपको ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी करनी पड़ेगी। अब जो रिसोर्सेज हैं वो आपके कैश में भी हो सकते हैं, वो आपके एट काइंड भी हो सकते हैं। क्लियर है सर? जो भी आप बिहेवियर करते हो टैक्स का या ड्यूटीज़ का, तो वो भी सर आपकी एक तरीके से गवर्नमेंट ग्रांट मानी जाती है। क्लियर है क्या सर? समझ में आ रहा है? यस सर। और उसी के साथ सर जो आपकी ऑपरेटिंग कंडीशन होती है ना, वो इंक्लूड नहीं करती है अगर गवर्नमेंट आपको पेमेंट कर रही है फॉर नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी का मतलब सर क्या हो गया? फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गई, ये जो भी चीज़ें होती है, तूफान हो गया, तो इन चीज़ों से जो नुकसान होता है उसके लिए आपको मान लो कोई गवर्नमेंट पैसा दे दिए रिकवर करने के लिए, तो सर ये एक तरीके से गवर्नमेंट ग्रांट है, माना गवर्नमेंट ग्रांट है, बट ये आपकी ऑपरेटिंग कंडीशन से रिलेटेड नहीं है। तो उसका जो नॉर्मल ट्रीटमेंट जो होता है वैसा नहीं होगा, इसका एक तरीके से एबनॉर्मल ट्रीटमेंट होगा, जो कि अब अपन अपनी आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे इसी क्लास में। ठीक है सर? यस। तो सर ये डेफिनेशन थी, नॉट एग्जाम पर्पस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है सर, तो एक ही स्टार लगा रहा हूँ मैं इसको, पढ़ के चले जाना सर, बट एग्जाम पर्पस के लिए टोटली इररेलेवेंट भी नहीं कह सकता मैं, हाँ बट लेस इंपॉर्टेंट है सर, आप देख लेना। ठीक है? लेकिन सर अब जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना आपको, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर, मैं अब आपको उसको नीचे ही पढ़ाता हूँ ताकि मैं इसको चार्ट के थ्रू आपको समझा सकूँ सर। सेकंड जो टॉपिक आता है इसके अंदर आता है सर अकाउंटिंग। क्या आता है सर इसके अंदर? अब अकाउंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर सर, अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग में सर सबसे पहली चीज़ आती है क्या व्हेन, जब आपको सर जो ग्रांट है, ग्रांट बोले तो सर जो ग्रांट होती है ना, अगर वो आपको रिसीव्ड हुई है, किसके लिए रिसीव्ड हुई है सर? दो चीज़ों के लिए रिसीव हुई है। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं सर? आपको अगर ग्रांट रिसीव्ड हुई है, कौन कौन सी दो चीज़ें सर? पहली चीज़ जो होती है सर वो चीज़ हुई है अगर आपको नेचुरल कैलेमिटी के लिए, अगर सर आपको ग्रांट रिसीव हुई है नेचुरल कैलेमिटी के लिए, ठीक है, या फिर जो आपको ग्रांट है सर, या फिर जो सर आपको ग्रांट है, या फिर आपको जो ग्रांट है वो किसके लिए मिली है सर? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सिर्फ ओनली लिखा हुआ है विथ नो कंडीशन। क्या लिखा हुआ है सर? नो कंडीशन, मतलब कोई कंडीशन नहीं थी, बस गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दे दी। अगर ये वर्ड लिखा हुआ है, ओनली ये वर्ड लिखा हुआ है विथ नो कंडीशन, कि भाई गवर्नमेंट ने आपको मान लो ग्रांट दे दी विथ नो कंडीशन, उसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं है, तो सर ध्यान रखना, सर ध्यान रखना कि जब भी अगर ऐसी सिचुएशन आएगी, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो अपन क्या करेंगे सर? जो नेचुरल कैलेमिटी के लिए जो ग्रांट रिसीव्ड हुआ है उसको अपन ट्रांसफ़र कर देंगे सर कहाँ पे? कैपिटल रिजर्व में। यस सर, इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे अपन? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। और जो नो कंडीशन के साथ जो रिसीव हुआ है हम उसको कहाँ से ट्रांसफ़र कर देंगे सर? पीएनएल अकाउंट में इमीडिएटली। सर क्या? इमीडिएटली अपन पीएनएल अकाउंट में क्या कर देंगे सर? उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। समझ में आई क्या बात? यस सर, इमीडिएटली अपन ट्रांसफ़र इसको अपन पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। समझ में आई बात? यस सर। अगर नेचुरल कैलेमिटी के मिला है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, अगर नो कंडीशन, इसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं थी, तो आपको पैसा मिला है तो सर आप उसको इमीडिएटली पीएनएल अकाउंट में क्या कर दीजिएगा सर? उसको पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिएगा। आइए सर अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। किसकी बात करते हैं सर? सेकेंड पॉइंट की। सर व्हेन ग्रांट इज़ रिसीव्ड, क्या बोला सर मैंने? व्हेन ग्रांट इज़ रिसीव्ड। सर अगर ग्रांट आपको रिसीव्ड हुई है, किसके लिए रिसीव्ड हुई है सर? फॉर दो पर्पज़ के लिए सर। किस पर्पज़ के लिए सर? अगर आपको या तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, या तो सर एक तरीके से कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए रिसीव हुआ है, या फिर आपको अगर वो प्रमोटर के कंट्रीब्यूशन के लिए रिसीव हुआ है। किसके लिए रिसीव हुआ है? प्रमोटर के कंट्रीब्यूशन के लिए रिसीव हुआ है। ध्यान से सुनना सर, अगर वो आपको कैपिटल कंट्रीब्यूशन या प्रमोटर के कंट्रीब्यूशन के लिए रिसीव हुआ है तो सर कैपिटल कंट्रीब्यूशन या प्रमोटर के कंट्रीब्यूशन के लिए रिसीव हुआ है, दोनों ही केसों में सर अपन क्या करेंगे? उस जो ग्रांट है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे सर हमारे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे सर? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्यों? क्योंकि सर ये एक ऐसी ग्रांट है जो कि आपके ऑपरेटिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है। ठीक है? जो कैपिटल रिजर्व कौन सी वाली? नेचुरल कैलेमिटी वाली आपकी ऑपरेटिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती, इस कारण से इसको कैपिटल रिजर्व में डाला। प्लस जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी सर आपका एक बार ही होता है, आप एक बार एक तरीके से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इस कारण से अपन इसको कहाँ डाल देते हैं सर? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देते हैं, क्योंकि कैपिटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट है सर ये हमारा, तो हम इसको कहाँ डाल देंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे, जिसको हम सर क्या डिविडेंड बांटने में यूज़ नहीं करते हैं ऐसे रिजर्व को। क्लियर है क्या? यस सर। तीसरा केस सर, तीसरा केस आता है सर अगर आपको व्हेन ग्रांट अगर सर आपको किसके लिए रिसीव होती है? व्हेन ग्रांट इज रिसीव्ड इन नॉन मॉनेटरी। सर क्या लिखा हुआ है? इन नॉन मॉनेटरी असेट में
अगर नॉन मॉनेटरी असेट में अगर आपको रिसीव होती है तो सर आप क्या करोगे? सुनना सर, अगर आपको नॉन मॉनेटरी असेट में अगर ग्रांट रिसीव होती है, नॉन मॉनेटरी है सर, नॉन मॉनेटरी का मतलब है कि जिसका मतलब फिक्स नहीं है, जो सर एक तरीके से फिक्स नहीं है, जैसे कि मान लीजिए सर आपको लैंड मिल रही है, ठीक है, आपको एक तरीके से फिक्स असेट मिल रही है, ठीक है, लेकिन इस केस में आप ध्यान रखना सर, एक्सेप्ट फिक्स असेट, एक्सेप्ट डेप्रिशिएबल असेट, एक्सेप्ट डेप्रिशिएबल असेट को छोड़ दीजिए सर। डेप्रिशिएबल असेट के अलावा अगर आपको और कोई भी नॉन मॉनेटरी असेट अगर आपको मिलती है सर, अपन इसका जब प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट करेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। अगर आपको कोई भी नॉन मॉनेटरी असेट मिलती है, अगर ग्रांट अगर उसके लिए रिसीव होती है, तो ध्यान रखना सर आप क्या किस पे रिकॉर्ड करोगे? आप इसको रिकॉर्ड करोगे सर या तो नॉमिनल वैल्यू पर, या तो नॉमिनल वैल्यू पे, या फिर आप चाहो तो सर जो भी आपने अमाउंट चार्ज करा है आप उस पर भी क्या कर सकते हो सर, इसको वैल्यू कर सकते हो। समझ में आया क्या? यस सर, आपने जो भी अमाउंट दिया है, मान लीजिए सर आपको कोई भी नॉन मॉनेटरी असेट के लिए ग्रांट मिल रहा है, व्हेन ग्रांट इज रिसीव्ड इन नॉन मॉनेटरी असेट, मान लीजिए सर आपको नॉन मॉनेटरी असेट के रूप में ग्रांट मिला है, मान लीजिए जैसे आपको लैंड मिला है, फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका लैंड सर एक नॉन डेप्रिशिएबल असेट है और नॉन मॉनेटरी आइटम भी है। नॉन मॉनेटरी आइटम मैंने आपको AS11 में भी बताया था कि मॉनेटरी आइटम एक ऐसा आइटम होता है जिसका आपका कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सेटलमेंट फिक्स होता है, ठीक है, लेकिन जो नॉन मॉनेटरी होता है जिनका सेटलमेंट फिक्स नहीं होता, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सेटलमेंट फिक्स नहीं होता है, वो नॉन मॉनेटरी असेट होती है। क्लियर है क्या? यस सर, समझ में आया क्या? ये तीनों कंडीशन आपको क्लियर हुई कि अगर ग्रांट आपको नेचुरल कैलेमिटी के लिए मिल रही है तो कैपिटल रिजर्व है, अगर आपको नो कंडीशन के साथ मिल रही है तो P&L अकाउंट में डाल दो, अगर आपको कैपिटल कंट्रीब्यूशन या प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए मिल रही है तो कैपिटल रिजर्व में डाल दो, अगर आपको नॉन मॉनेटरी असेट के रूप में मिल रही है तो नॉमिनल वैल्यू या अमाउंट चार्ज पे आप इसको रिकॉर्ड कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, ध्यान रखना, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आया है वो इसी के ऊपर आया है। और इसमें भी सर और इम्पॉर्टेंट जो आता है वो मैं आपको करवाऊंगा। आइए सर फोर्थ पॉइंट पर, फोर्थ पॉइंट लिखिए, अगर आपको जो ग्रांट है, सर क्या बोला, अगर आपको जो ग्रांट है अगर वो रिसीव्ड हुई है फॉर रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर पर्पस के लिए, किसके लिए? फॉर रेवेन्यू, किसी रेवेन्यू आइटम के लिए, या फिर मैं कहता हूँ सर किसी इनकम आइटम के लिए, या फिर किसी एक्सपेंडिचर आइटम के लिए अगर आपको रिसीव हुई है, ठीक है, अगर किसी एक्सपेंडिचर आइटम या रेवेन्यू आइटम या इनकम आइटम के लिए अगर आपको रिसीव हुई है तो सर अब हम उस टाइम क्या करते हैं? सुनना सर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सर, ध्यान रखना। तो सर हम क्या करते हैं इस केस में? सर आपको क्या करना होता है, एक टेबल बनानी पड़ती है सर, बहुत ही शानदार टेबल बना के दे रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखना सर। ईयर 1, 2, 3, ठीक है, मान लीजिए 3 साल का क्वेश्चन है, आपका जो भी कोस्ट है, कोस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो भी आपको सर उसकी कोस्ट ऑफ कंडीशन को कंप्लाई करने में जो भी आपको कोस्ट लगी है वो कोस्ट आपने यहाँ डाली सर, ठीक है, जो भी आपको सर ग्रांट अमाउंट है, जो भी आपको सर ग्रांट का जो अमाउंट मिला है, जो भी आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है सर, वो अपन क्या करते हैं सर, यहाँ डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं? यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है, जो भी आपको ग्रांट का अमाउंट मिला है, जो भी आपको ग्रांट का अमाउंट मिला है, अगर आपको एक साथ मिल गया है तो सबका एक साथ डाल दीजिए। मतलब सर क्या जाएगा यहाँ पे, एक तरीके से सर आप मतलब टोटल अमाउंट से लिखोगे, यहाँ पे किस अमाउंट से लिखोगे सर, आप टोटल अमाउंट से आप एंट्री पास करना, टोटल अमाउंट से आप लिख देना, ठीक है सर, टोटल अमाउंट से अपन लिखेंगे, ठीक है, टोटल अमाउंट से ही अपन क्या करेंगे सर, पोस्टिंग करेंगे, यहाँ भी टोटल, यहाँ भी टोटल, यहाँ भी टोटल, ठीक है। फिर उसके बाद सर आपका क्या बनेगा, एक कॉलम बनेगा जिससे हम कहते हैं सर P&L अकाउंट का, सर क्या P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में क्या जाएगा, एक तो जाएगा सर आपका कोस्ट डेबिट होगा, उसके ही साथ सर आपका क्या डेबिट होगा, जो भी आपका ग्रांट का टोटल है, जो भी ग्रांट टोटल वाला है आपका, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे सर, उसको मल्टीप्लाई करोगे कोस्ट फॉर द ईयर, जो भी आपकी इस साल कोस्ट लगी है, डिवाइड करोगे सर कोस्ट फॉर टोटल, कि भाई टोटल कितनी कोस्ट थी, उससे डिवाइड करोगे तो सर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा कि सर P&L में एक्चुअली में कितना चार्ज करना चाहिए। समझ में आया या नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो सर एक बात बताइए, अपन एंट्री क्या करते हैं सर, ध्यान रखना, जब भी अपन जो एंट्री पास करते हैं, सुनना सर, जब भी अपन एंट्री पास करेंगे तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट अकाउंट, कि भाई हमारे को पैसा मिला। अब इस ग्रांट अकाउंट को क्या करते हैं सर, जो भी ग्रांट अकाउंट है, ग्रांट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, जितना हमने P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है और बचा हुआ सर हम कहाँ डाल देंगे, हमारे डेफर्ड इनकम में डाल देंगे, टू डेफर्ड इनकम अकाउंट। अगर आप चाहो तो सर इसको खोल सकते हो, अदरवाइज इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है। समझ में आया क्या, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया या नहीं आया?
यस सर, समझ में आ गया कि मतलब जितना पैसा आपको ग्रांट में मिल रहा है अपन एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट अकाउंट, और जितना पैसा अपन ने उस ग्रांट में से इस साल के पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है तो हम उसके लिए एंट्री करेंगे ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। बाई चांस सर अगर आपको रिफंड करना पड़ जाता है ग्रांट को, मान लीजिए आपको जो ग्रांट मिली थी कंडीशन कंप्लाई करने के लिए बट आपने कंडीशन कंप्लाई नहीं करी, तो अब आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो सर रिफंड की क्या एंट्री करेंगे? सर रिफंड की एकदम बेस्ट एंट्री करेंगे क्या कि सर जो भी आपका पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा वो, आपका जो भी डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट होगा वो, क्योंकि आपको इनकम तो पूरी मिल ही चुकी है ना, और टू बैंक अकाउंट आप एंट्री पास कर दोगे। समझ में आई या नहीं आई? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? यस सर। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये डेफर्ड इनकम निकलती कैसे है। अब आपके लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर ये डेफर्ड इनकम निकलती कैसे है। तो देखिए सर, डेफर्ड इनकम का मतलब होता है कैश जो आपको रिसीव्ड हुआ है एज ग्रांट टिल डेट, कि अभी तक हमारे कितना रुपया रिसीव हो गया है टिल डेट, इस दिन तक हमारे को कितना रुपया रिसीव हो गया है, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे सर? हम इसमें से माइनस करेंगे सर ग्रांट जो हमारा क्रेडिटेड हो गया है टू पीएनएल अकाउंट में, कि हमने कितना हमारा पीएनएल अकाउंट में ग्रांट को क्रेडिट कर दिया है, वो हमारा क्या आ जाता है सर? डेफर्ड इनकम आ जाता है। मतलब सर क्या बोला मैंने? जितना अभी तक आपको कैश में रिसीव हुआ है, माना गवर्नमेंट ने आपको बोला कि हम आपको 50,000 रुपये की ग्रांट देंगे, तो आपने 50,000 रुपये से यहाँ पे लिखकर एंट्री पास करी, आपने 50,000 रुपये यहाँ पे लिखकर एंट्री पास करी, लेकिन आपको सर कैश कितना रिसीव हुआ है एज ए ग्रांट टिल डेट माइनस कर देंगे जितना आपको ग्रांट सर पीएनएल अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र कर दिया है, बचे हुए अकाउंट को सर हम डेफर्ड इनकम कहते हैं। समझ में आई या नहीं आई बात? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फोर्थ वाला सर अपन जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको तब पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। अभी आप सिर्फ नोट्स पे फोकस करिए सर, आप नोट्स ढंग से उतारना। क्लियर है? यस सर। अब बात करते हैं सर हमारे फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट केस की। सर सबसे इंपॉर्टेंट केस जो आता है वो आता है सर आपका फिफ्थ वाला। कौन सा वाला सर? फिफ्थ वाला, कि जब आपको ग्रांट रिसीव्ड हो रही है। आइए सर, फिफ्थ केस सबसे इंपॉर्टेंट है सर, इसको मैं अलग पेन से भी करवा देता हूँ आपको, जस्ट ए मिनट सर। सबसे इंपॉर्टेंट केस है सर आपका फिफ्थ वाला, केस नंबर फिफ्थ। कौन सा सर? एक सेकेंड सर, केस नंबर आइए सर केस नंबर फिफ्थ की बात करते हैं। केस नंबर फिफ्थ होता है सर जब आपको ग्रांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है सर, ग्रांट इज फॉर डेप्रिशिएबल असेट। मतलब सर जब अपन देखना अभी अपनी नेक्स्ट क्लास में जब अपन वो करेंगे ना PYQs या RTP MTPs, तो देखना जब अपन ICSE के SME क्वेश्चन करेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक पे मिलेंगे सर, सारे क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक पे मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। आप इस पर मेरी तरफ से तो आप 5 स्टार मार्क, 6 स्टार मार्क, 7 स्टार, 8 स्टार लगा लीजिए सर। 80% चांस रहता है कि अगर ये AS पूछा गया आपसे एग्जाम में तो गारंटेड है कि आपसे इसका क्वेश्चन इस AS के अंदर इस टॉपिक में से आने की चांसेस 100% नहीं होती, 80% इस चांसेस होती है सर। क्लियर है? यस सर। आइए सर, ये होता है आपके पास दो टाइप का सर, ये AS दो टाइप का होता है डेप्रिशिएबल असेट के लिए सर। इसमें दो अप्रोच होती है। एक अप्रोच होती है सर ग्रॉस अप्रोच। कौन सी अप्रोच होती है सर? एक होती है ग्रॉस अप्रोच, जिसे अपन कहते हैं सर डेफर्ड इनकम अप्रोच भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जिसे अपन डेफर्ड इनकम अप्रोच भी कहते हैं। एक होती है सर आपकी नेट अप्रोच। इस क्या कहते हैं? नेट अप्रोच। मान लीजिए सर अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट तो आपको यही वाली फॉलो करके आनी है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आपको ये वाली ही फॉलो करके आनी है। ठीक है? कई बार बच्चों का डाउट आता है सर व्हाट्सएप पे कि सर अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो बताइए कौन सी फॉलो करेंगे, तो ध्यान रखना आपको नेट अप्रोच ही फॉलो करनी है। अगर सर अब मैं बात करता हूँ पहले डेफर्ड इनकम की, तो आपको इसके अंदर सर मैं आपको कुछ स्टेप्स लिखा रहा हूँ, फिर उन स्टेप्स को अपन जब क्वेश्चंस करेंगे उसके थ्रू अपन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर? ग्रॉस अप्रोच या डेफर्ड इनकम अप्रोच में क्या होता है कि सर जैसे आपकी जो भी ईयर है, क्या बोला सर मैंने? जो भी आपका ईयर है उस ईयर में 1 2 3 लेट्स सपोज 3 ईयर्स है सर, आपका जो भी कोस्ट है। अब सर कोस्ट में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, तो मैं इसको लिखवा देता हूँ। जो कोस्ट होगी वो होगी सर आपकी ग्रॉस वैल्यू। क्या बोला सर मैंने? ग्रॉस वैल्यू। क्या बोला मैंने? ग्रॉस वैल्यू एक्सक्लूडिंग, क्या एक्सक्लूडिंग करते हुए सर? हटाते हुए। क्या? सैल्वेज वैल्यू। क्या सर? सैल्वेज वैल्यू एंड ग्रांट। क्या बोला मैंने सर? आपको कोस्ट लेनी है सर। कौन सी क्या लेनी है सर? आपको कोस्ट लेनी है एक्सक्लूडिंग करते हुए सैल्वेज वैल्यू एंड ग्रांट को। सर एक्सक्लूडिंग बोला मैंने, सब्ट्रैक्ट नहीं बोला। सब्ट्रैक्ट और एक्सक्लूडिंग में फ़र्क होता है सर। मान लीजिए आपके पास ग्रॉस है, ले सुनना सर,
बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ सर, सुनना। आपको मैं इधर लिख भी देता हूँ। लेट सपोज सर, मान लीजिए आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको अभी हैंड टू हैंड समझा देता हूँ, क्योंकि सर बच्चे बहुत गलती करते हैं इसके अंदर। सर मान लीजिए आपका कॉस्ट है 2 लाख। क्या कॉस्ट है सर? 2 लाख है। आपके पास जो सैलवेज वैल्यू है वो है सर 50,000। आपके पास जो ग्रांट मिली है वो मिली है आपको सर 10,000। अब बच्चे क्या करते हैं सर, पता है? अब सर ने क्या बोला, ग्रॉस वाली एक्सक्लूडिंग, मतलब 2 लाख माइनस 60,000, 1,40,000 रुपये लेकर आते हैं, जो कि सर पूरा गलत है। सर मैंने एक्सक्लूडिंग वर्ड यूज़ करा है। क्या वर्ड यूज़ करा है सर? मैंने एक्सक्लूडिंग वर्ड यूज़ करा है। एक्सक्लूडिंग वर्ड का मतलब होता है कि अगर ये पहले से इंक्लूड है तो उसको माइनस कीजिए, अदरवाइज वो इंक्लूड ही नहीं है तो हम क्यों माइनस करेंगे सर? हम कितना लिखेंगे यहाँ पे? सीधा 2 लाख रुपए से ही एंट्री करके आएंगे। समझ में आई या नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, समझ में आ गया। आगे सर फिर अपन क्या करेंगे सर, आप लिखो ग्रांट। ग्रांट में मैंने वही बताया सर, टोटल अमाउंट से ग्रांट लिखेंगे। यस सर, टोटल अमाउंट से ग्रांट लिखेंगे। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला सर, पीएनएल। क्या बोला सर मैंने? पीएनएल का कॉलम बनाएंगे, जिसके अंदर आपको क्या करना है सर? जिसके अंदर आपको डालना है डेप्रीशिएशन। क्या डालना है सर आपको? डेप्रीशिएशन वर्किंग नोट नंबर 1 से। अब मैं आपको बताऊंगा वर्किंग नोट नंबर 1 कैसे निकलता है, प्लस आपको सर ग्रांट डालना है वर्किंग नोट नंबर 2 से। अब सर ये वर्किंग नोट नंबर 2 ग्रांट का कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको पता है सर फिर डेफर्ड इनकम कैसे निकलता है। डेफर्ड इनकम का तो मैंने भी आपको ऊपर भी बताया था। कैसे बताया था सर? कि कितना आपको कैश रिसीव्ड हुआ है। क्या बोला सर मैंने? जो भी आपको कैश रिसीव्ड हुआ है एज ग्रांट, जो भी आपको कैश रिसीव्ड हुआ है एज ग्रांट टिल डेट, उस दिन तक जितना भी आपको कैश रिसीव्ड हुआ है उसमें से अपन माइनस कर देंगे। उसमें से अपन क्या कर देंगे सर? माइनस कर देंगे जितना पीएनएल में क्या हो चुका है सर? क्रेडिटेड हो चुका है। जितना सर पीएनएल में क्रेडिटेड हो चुका है टिल डेट, उस दिन तक जितना क्रेडिट हो चुका है वो बचा हुआ अमाउंट आपके पास क्या होता है सर? डेफर्ड इनकम होता है। अब सर अपन इसको समझेंगे, डोंट वरी सर। अगर आप जल्दीबाजी करोगे ना सर, हड़बड़ाहट करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। एकदम आराम से चलो सर। हाँ माना आपके एग्जाम है नवंबर में, आई एग्री सर, लेकिन ये एएस 5 मार्क्स से 10 मार्क्स तक का पूछा जा सकता है। हो सकता है इसके 2 क्वेश्चन पूछ ले वो, बट सर इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको एकदम प्योर इसको ढंग से समझना है सर, ताकि आपसे एग्जाम में गलती ना हो। ये जो कॉमन पिटफॉल होती है ना, वो भी मैं आपको कंसिडर कर रहा हूँ ताकि बच्चे ये कॉमन पिटफॉल ना करें। क्लियर है? यस सर। आइए मैं बात करता हूँ सर हमारे वर्किंग नोट नंबर 1 की। किसकी बात करता हूँ? वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 काय का था सर? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन था। यस सर, लिखवाया ना मैंने भी ऊपर कि जो वर्किंग नोट नंबर 1 से लिखेंगे डेप्रीशिएशन, तो वर्किंग नोट नंबर 1 क्या है सर? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। आइए सर डेप्रीशिएशन के कैलकुलेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन की बात करता हूँ तो सर देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशन। फर्स्ट वन इज एसएलएम मेथड एंड सेकंड वन इज डब्ल्यूडीवी मेथड। अपन सर वेल नोन है इससे। ठीक है, एसएलएम मेथड का फॉर्मूला C माइनस एस अपॉन एन होता है। अभी मैंने आपको किस में बताया था ये? अभी मैंने अब आपको जब AS 10 पढ़ाया था लास्ट क्लास में, तो भी मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए थे। और इसका होता है अंडर रूट की पावर n एस अपॉन C। क्लियर है क्या? यस सर। अब मेरी बात सुनना सर, यहाँ पे नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे यहाँ पे चूक जाते हैं। यहाँ पे सर C का मतलब क्या होता है? C का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू। क्या होता है सर? ग्रॉस वैल्यू। और सर ग्रॉस वैल्यू क्या होती है? जैसे अभी मैंने बताया सेम एज अबाउ, जैसा भी मैंने आपको बताया था ना ऊपर कि एक्सक्लूडिंग करते हुए, क्या एक्सक्लूडिंग करते हुए सर? एक्सक्लूडिंग करते हुए सैलवेज वैल्यू एंड ग्रांट को। ग्रांट और सैलवेज वैल्यू आपको कंसिडर ही नहीं करनी है। ठीक है, और फिर सर S क्या होता है? यहाँ पे S होता है सर आपका सैलवेज वैल्यू। सर बहुत ही सिंपल फॉर्मेट बनवा रहा हूँ, क्योंकि सर बच्चों की यहाँ पे पता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि सर उनको एक प्रोसेस नहीं पता होता और वो जल्दीबाजी में कैसे तुक्के वुक्के लगा के क्वेश्चंस कर देते हैं। बट सर मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कि इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करोगे ना सर, गारंटेड है आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सर अभी अपन करके भी देखेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, फिर सर आपका जो एन होता है यहाँ पे होता है सर यूजफुल लाइफ। एन का मतलब क्या होता है सर? यहाँ पे आपका होता है यूजफुल लाइफ। ठीक है, अब सर वर्किंग नोट नंबर 2 किसकी बात करते हैं सर? हमारे वर्किंग नोट नंबर 2 की बात करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 बात करता है सर आपकी ग्रांट की। ग्रांट की बात की थी? यस सर, ग्रांट की बात थी क्या? हाँ सर, ग्रांट की ही बात थी वर्किंग नोट नंबर 2 में। ठीक है, तो सर ग्रांट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्रांट को कैलकुलेट करने के सर 2 मेथड होते हैं, ध्यान रखना सर। ICI सर ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है अगर सैलवेज वैल्यू गिवन है, सैलवेज गिवन है, और अदरवाइज अगर मान लो सैलवेज आपको गिवन ना हो। सर डेप्रीशिएशन वर्किंग नोट नंबर 1 क्लियर है? यस। अब बात करते हैं सर हमारे वर्किंग नोट नंबर 2 की, जिसका नाम है सर ग्रांट। ग्रांट में क्या होता है सर? ग्रांट का वर्किंग नोट नंबर 2 है, उसके अंदर 2 केस होते हैं सर। अगर सैलवेज वैल्यू गिवन है या फिर आपके पास सैलवेज वैल्यू गिवन नहीं है। अगर सैलवेज वैल्यू गिवन है, बीच में सर क्या रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी और मैंने लिख दिया था, मैं बोलता गया था, तो इस कारण से सर। ठीक है, ये आपको पहले से लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, ग्रांट में सर सैलवेज वैल्यू गिवन है और सैलवेज वैल्यू गिवन नहीं है। अगर सैलवेज वैल्यू गिवन होगी तो सर ग्रांट मल्टीप्लाई बाय डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर और ग्रॉस वैल्यू।
इस ग्रॉस वैल्यू में सर एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, इस ग्रॉस वैल्यू का मतलब है सर माइनस सैलवेज वैल्यू। ये आपको सर इधर ग्रांट को करते समय आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, और अदरवाइज ग्रांट को आप डेप्रिसिएशन के रेशियो में बांट दोगे। कोई बात नहीं सर, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई टेंशन नहीं सर, अपन अभी क्वेश्चन करेंगे। मैंने सर लिख भी लिया था वो एटमोस्ट पूरा क्वेश्चन, लेकिन सर जब मुझे पता चला कि रिकॉर्डिंग ही ऑफ हो गई है तो फिर मुझे सर वापस वो ऑन करना पड़ा। ठीक है, वापस आपको मेरे को समझाना पड़ रहा है। समझ में आई क्या बात? यस सर। अगर ग्रांट में सर ग्रांट कैसे एलोकेट करेंगे, दो चीज़ें, अगर सैलरीज वैल्यू गिवन है और सैलरीज वैल्यू गिवन नहीं। अगर सैलरीज वैल्यू गिवन है तो ग्रांट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर डिवाइड बाय ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू कौन सी सर? जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, एक्सक्लूडिंग करते हुए सैलरीज वैल्यू एंड ग्रांट को, बट उसमें से क्या माइनस कर देंगे सर? हमारी सैलवेज वैल्यू माइनस कर देंगे। अब माइनस करेंगे सर सैलवेज वैल्यू, पहले माइनस नहीं कर रहे थे। क्लियर है क्या? यस सर। और इसको अपन अदरवाइज होगा तो उसको अपन डेप्रिसिएशन के रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, यस सर। आइए मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिख दिया था सर, मैं इसको वापस सॉल्व करवा देता हूँ, आपको एक बार देखना सर। आपने असेट परचेज करी सर कितने रुपए की? 100 लाख की असेट परचेज करी, जिसकी स्क्रैप वैल्यू है 20 लाख। ग्रांट है सर आपका 30 लाख। आपको ग्रांट डेफर्ड इनकम मानना है और यूजफुल लाइफ 5 ईयर है। एसएलएम मेथड भी लगाना और एक बार डब्ल्यूडीबी मेथड से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सर ईयर 1 ईयर 2 मैंने आपको पहले ये कॉलम बनवाया। यस सर, ईयर, कॉस्ट, ग्रांट, पीएनएल, डेफर्ड इनकम, तो ऐसे 5 कॉलम अपन बना लेते हैं सर। तो अपन ने बना लिए ईयर के कॉलम में 1 2 3 4। कोस्ट के कॉलम में मैंने आपको क्या बताया था? ग्रॉस वैल्यू जाएगी एक्सक्लूडिंग करते हुए। क्या एक्सक्लूडिंग करते हुए सर? सैलवेज वैल्यू एंड ग्रांट। सैलवेज वैल्यू एंड ग्रांट को एक्सक्लूडिंग करते हुए। सैलवेज वैल्यू कितनी है? 20 और ग्रांट कितनी है? 30। दोनों को हटा दो सर, तो कितनी आई है? 100 लाख ही आई है। यस सर। अब कई बच्चे क्या करते हैं? 100 माइनस 20 माइनस 30, जो कि सर एकदम कंप्लीटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ये कॉमन पिटफॉल है जो कि बच्चे करते हैं और आपको ऐसा नहीं करना है। कितना लिखेंगे सर? 100। कोस्ट कितनी है सर? 100 है। ग्रांट कितनी है सर? आपकी ग्रांट है सर 30 लाख। क्लियर है क्या? यस सर। अब पीएनएल अकाउंट में सर आप 2 कॉलम बनाओ, डेप्रिसिएशन और ग्रांट। डेप्रिसिएशन के लिए क्या बनाओगे सर? आप वर्किंग नोट नंबर 1, ग्रांट आप टोटल अमाउंट से डालोगे, कितना है ग्रांट? 30 लाख है, 30 लाख डाल दिया। कोस्ट आपका 16 लाख डाल दिया। पीएनएल में डेप्रिसिएशन के लिए वर्किंग नोट नंबर 1 बनाओगे। यस सर, एसएलएम मेथड से। फॉर्मूला क्या होता है? C माइनस एस अपॉन एन। यस सर। देखिए वर्किंग नोट नंबर 1 आपको लिखवाया मैंने। C का मतलब ग्रॉस वैल्यू, सेम एज अबाउट, जैसे वो आपने ऊपर ली थी कि एक्सक्लूडिंग करते हुए क्या सर? सैलवेज वैल्यू एंड ग्रांट। इसमें से क्या माइनस करना है आपको? सैलवेज वैल्यू डिवाइड करना है एन। ठीक है, तो आइए सर, वही कोस्ट कितनी है सर? आपकी 100 है। सैलवेज वैल्यू आपकी 20 है, डिवाइड बाय 5, तो आपके पास आ गया सर 16 रुपये पर एनम। आपका क्या आ गया सर? डेप्रिसिएशन आ गया। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब आते हैं ग्रांट पे। ग्रांट के लिए मैंने सर आपको वर्किंग नोट नंबर 2 बनवाया था। यस सर। उसमें क्या बताया था मैंने आपको? बोला था कि अगर सैलवेज वैल्यू गिवन है तो ग्रांट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर डिवाइड बाय ग्रॉस वैल्यू, जैसा ऊपर ली सेम वैसी, बट उसमें सब क्या माइनस कर देंगे अपन? सैलवेज वैल्यू। क्लियर है क्या? यस सर। तो ग्रांट आपने कितनी ली है सर? 30 ली है। डेप्रिसिएशन कितना आपका? 16 रुपये है। यस सर। ग्रॉस वैल्यू क्या होगा? ऊपर जैसा आपने जो कोस्ट ली है, वो कोस्ट कितनी ली थी आपने? 100 रुपये ली थी। यस सर। एक्सक्लूडिंग करते हुए सैलवेज वैल्यू एंड ग्रांट को, और उसमें से क्या माइनस करना है आपको? अब माइनस करना है आपको क्या सर? सैलवेज वैल्यू। इसका ध्यान रखिएगा सर, ध्यान रखना क्या माइनस करना पड़ेगा आपको? सैलवेज वैल्यू। सैलवेज की वैल्यू कितनी है? 20 लाख। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो बताइए आपके पास, बताइए हर साल कितने रुपए की ग्रांट आ रही है सर? हर साल आपके पास आ रही है 6 रुपये की। 6 रुपये पर एनम आप क्या करोगे सर? ग्रांट को क्रेडिट करते रुपये चलोगे, तो 6 रुपये। सर ईयर सेकंड का भी निकाले क्या? यस सर, ईयर सेकंड का भी निकाल लो, सेम ही आएगा। टोटल ग्रांट का अमाउंट 30 लाख है। डेप्रिसिएशन आपका वही 16 लग रहा है। वही ग्रॉस वैल्यू आपकी 100 माइनस 20, ऑलवेज सेम लेनी है आपको, ऑलवेज सेम लेनी है सर। ये चीज़ मैंने आपको लिखवाई है, देखो कौन सा नोट्स में। देखिए सर, मैंने आपको कौन सा नोट्स में लिखवाया है कि ये जो फॉर्मूला है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, जो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है, वो आपको हमेशा सेम रखना है फॉर ऑल ईयर। और डेप्रिसिएशन हर साल का सेम रहेगा अगर एसएलएम है तो, और डब्ल्यूडीबी होगा तो चेंज हो जाएगा। फर्क बस इतना सा है। और मल्टीप्लाई बाय किससे करना है सर? आपको ग्रांट के टोटल अमाउंट से। समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। क्लियर हुआ क्या? तो हर साल 6 आएगा। यस सर। 6 6 6 6। बताइए सर, समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? गॉट इट? क्लियर है सर? यस सर, समझ में आ गया है। तो बताइए अब अपनी डेफर्ड इनकम कितनी मानोगे सर? डेफर्ड इनकम के लिए क्या बोला था मैंने सर आपको? डेफर्ड इनकम के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको? सर क्या बताया था? देखिए ऊपर के नोट में कि आपको मैंने कितना कैश रिसीव्ड हो गया है अभी तक एज ए ग्रांट, और उसमें से क्या माइनस कर दोगे? कितना अभी तक पीएनएल में ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, ये बताया था। यस सर। अभी तक आपको कितना कैश रिसीव हो गया सर? पूरा की पूरा 30 लाख एक बार में रिसीव हो गया था हमारे को। यस सर। तो 30 लाख। इसमें से क्या माइनस करेंगे सर? जितना अभी तक आपने पीएनएल अकाउंट में ग्रांट ट्रांसफर कर दिया है, तो 30 माइनस 6 कितना हो गया? 24 रुपये।
फिर 30 माइनस कितना सर 12 रुपये 18 रुपये, यस सर। फिर 30 माइनस 18 कितने रुपए सर 12 रुपये। फिर 30 माइनस 24 कितने रुपए सर 6 रुपये। और 30 माइनस 30 कितने रुपए सर 0 रुपये। बताइए सर क्या ये पूरी टेबल आप लोगों को क्लियर हुई, क्या समझ में आया क्या ये पूरी टेबल? बताइए सर समझ में आया? यस सर समझ में आ गया है। मतलब सर आपको क्या याद रखना है सर, अगर आपको ये जो मैंने आपको स्टेप लिखवाई है, ये जो मैंने आपको स्टेप लिखवाई है, जो 2 वर्किंग नोट बनवाया है मैंने आपको, अगर आपको ये ध्यान है ना सर तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चाहे से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए। आइए अब अपन इसी क्वेश्चन को किससे करते हैं? WDV मेथड से। किससे करते हैं सर? WDV मेथड से। लिखते हैं सर इफ़ अबव एग्जाम्पल। सर ये कहाँ से मिलेंगे नोट्स आपको? टेलीग्राम चैनल। कहाँ से? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। यस सर। अगर मैं WDV मेथड से फॉलो करता हूँ तो वही मेरा ईयर बनेगा सर। अब मैं आपको वापस करके बताता हूँ। वही मेरा कोस्ट का कॉलम बनेगा, वही मेरा ग्रांट का कॉलम बनेगा। यस सर। वही मेरा PNL बनेगा जिसके मैं 2 पार्ट कर दूंगा कि भाई हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगता है और हर साल मेरा ग्रांट कितना जाता है। यस सर। और उसके बाद अभी तक मैंने सर आपको एंट्रियाँ नहीं सिखाई है, अभी तक मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाया है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, अपने आप ही आपको एंट्रिया क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ईयर कितना है आपका, पोस्टिंग कितना है आपका, ग्रांट कितना है आपका, PNL का डेप्रिसिएशन कितना है, PNL का आपका ग्रांट का कितना है, और आपका सर डेफर्ड इनकम कितना है। ये 3 चीज़ें सर आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी। क्लियर है क्या? यस सर। ये 5 कॉलम आपका एक टेबल बनती है। ईयर कितने हैं सर आपके? 1 2 3 4 5 ईयर है। पोस्ट क्या होती है सर आपकी? वापस देखिए, आप सर चार्ट को जब बार बार पढ़ोगे ना तो अपने आप चार्ट याद होगा आपको। पोस्ट क्या होती है? एक्सक्लूडिंग करते हुए सैलवेज वैल्यू एंड ग्रांट। मतलब सर सैलवेज वैल्यू ग्रांट को छोड़ते हुए कोई जो कोस्ट है, कितनी कोस्ट है? 100 लाख है। यस सर। या 50 लाख है सर? 100 लाख है, 50 लाख नहीं लेंगे, हम कसम खाते हैं, ना लेंगे ना लेने देंगे। कितना है सर? 100 लाख है। क्लियर है क्या? यस सर। 16 लिख दो फटाफट से। 100 100 ग्रांट कितना है सर? टोटल अमाउंट 30 ग्रांट हमेशा टोटल अमाउंट से जाएगा। यस सर। ग्रांट हमेशा टोटल अमाउंट से जाएगा। डेप्रिसिएशन के लिए क्या बोला था मैंने? वर्किंग नोट नंबर 1। आइए सर वर्किंग नोट नंबर 1 पे चलते हैं। डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट नंबर 1 कौन सा मेथड है सर? WDV मेथड है। अब WDV मेथड होता है तो अपन क्या करते हैं सर? कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? अपन लगाते हैं सर ये वाला फॉर्मूला। कौन सा वाला? ये वाला। इस फॉर्मूले से क्या निकलती है सर? हमेशा ध्यान रखना, इस फॉर्मूले से निकलती है रेट, और इस फॉर्मूले से क्या निकलता है सर? अमाउंट। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो सर आपको पता होना चाहिए। लिख लीजिए सर चाहे से इसको। ये इस फॉर्मूले से क्या निकलती है? रेट निकलती है। तो 1 माइनस लगाओ सर फटाफट से। आइए ब्रैकेट में 1 माइनस √n अपॉन s अपॉन c, ठीक है सर। 1 माइनस √n कितना है सर? 5 ईयर है। s कितना है सर हमारे पास? सैलवेज वैल्यू कितनी है सर? सैलवेज वैल्यू कितनी है? सैलवेज वैल्यू। s का मतलब क्या होता है सर? देखिए फॉर्मूले में s का वैल्यू क्या होता है? सैलवेज वैल्यू। और c का मतलब ग्रॉस वैल्यू सेम एज अबव, मतलब वही एक्सक्लूडिंग करते हुए कोस्ट और सैलवेज वैल्यू। तो बताइए आपके पास s कितनी है सर? यहाँ पे आपके पास s है सर इस क्वेश्चन में 20। कितनी है सर? 20 है ना? हाँ सर 20 है। तो आइए सैलवेज आपके पास 20 कितना है? 20। कोस्ट कितनी है? 100 रुपये। यस सर समझ में आ गया। बताइए सर 1/5 1/5 फटाफट से सॉल्व कीजिए सर। किसको आता है ये सॉल्व करना? आता है क्या सर आपको सॉल्व करना? कैसे करेंगे? 1 माइनस 1/5 की पावर 1/5 सॉल्व करना आता है क्या सर आप लोगों को ये? यस सर। कैसे सॉल्व करते हैं 1/5 को? बताओ सर कैसे सॉल्व करते हैं 1/5 को? आपने फाउंडेशन में पढ़ा भी होगा, और जो डायरेक्ट एंटीट्यूड से वो मैं बता देता हूँ। माइनस पहले सर क्या करो? देखिए सर अपने कैलसी पे सर, अपने कैलसी पे 1/5 करो, कितना आता है सर? अपने कैलसी पे 1/5 करो, कितना आता है? 0.20 आता है। यस सर। फिर 0.20 लिखो, ठीक है। और √12 टाइम्स, क्या बोला मैंने सर? √12 टाइम प्रेस करो, √12 टाइम प्रेस करो, √12 टाइम प्रेस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो सर आपके पास कितनी वैल्यू आ जाती है? आपके पास आ जाती है सर 0.9960। क्लियर है क्या? यस सर। फिर क्या करो? माइनस का 1। क्या करो सर? माइनस का 1। माइनस का 1 करने पर कितनी आ जाती है सर आपके पास वैल्यू? माइनस का 0.000392852। फिर क्या करो सर? फिर सर क्या करो? सुनना सर। फिर या तो आप डिवाइड करो कितने से सर? आप डिवाइड करो 5 से। अब जब आप डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आता है सर? आपके पास आ जाता है माइनस का 0.0000785704, ठीक है। माइनस कर दिया क्या? यस सर। माइनस वो डिवाइड कर दिया 5 से। यस सर। फिर उसके बाद प्लस करो 1। क्या करो सर?
प्लस करो 1, जैसे प्लस 1 करते हो तो आपके पास कितना आ जाता है सर 0.9999214296। फिर सर क्या करना है आगे आपको, प्लस 1 करने के बाद आपको सर मल्टीप्लाई बाय और इक्वल्स टू का साइन 12 टाइम प्रेस करना है। क्या करना है सर 12 टाइम प्रेस करना है, ठीक है। आइए सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। करा क्या, यस सर। तो आपके पास फाइनली आंसर कितना आ गया 0.724816 अगर किसी के पॉइंटों में आ रहा हो तो सर इग्नोर कर दीजिएगा, ज़्यादा डिफरेंस अगर पॉइंटों में आ रहा हो तो, ठीक है। क्लियर है क्या, यस सर। बताइए आपके पास कितनी वैल्यू आ जाती है सर, आपके पास वैल्यू आ जाती है 0.275183, जिसको मैं लिख सकता हूँ सर 27.5183%। ये क्या आ गया सर आपके पास, ये आ गया सर आपके पास एक तरीके से क्या आ गया सर, ये एक तरीके से आ गया आपके पास डेप्रिशिएशन की परसेंटेज। क्या आ गई सर आपके पास डेप्रिशिएशन की परसेंटेज, क्या आ गई सर डेप्रिशिएशन की परसेंटेज। सर ध्यान रखना ICAI ने अभी तक SLM मेथड ही पूछा है, अगर बाय चांस वो WDB मेथड पूछ लेता है तो सर आपको यही नोट्स काम आएंगे। ध्यान रखना सर, ये मत पढ़ाई मत करो सर इसके बेसिस पे कि पास्ट ईयर्स में क्या पूछा गया है। सर पास्ट ईयर में जो पूछ लिया गया है ICAI अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है सर धीरे धीरे। अब वो जो चीज़ें उसने नहीं पूछी है उन पर भी वो थोड़ा बहुत फोकस कर रहा है। सर नहीं तो ये BCom का एग्जाम हो जाएगा थोड़े सालों बाद। तो अगर ICAI हमेशा पास्ट ईयर के क्वेश्चंस में से पूछता रहेगा। हाँ सर, पढ़ाई अपन मोस्टली जब अपन पढ़ाई करते हैं पास्ट ईयर के पेपर के बेसिस पे करते हैं, बट ऐसा भी नहीं है ना कि सर अपन नई चीज़ें पढ़ना ही छोड़ दें कि भाई नई चीज़ें पढ़ो मत कि पास्ट में पूछी नहीं गई है। सर एटलीस्ट पढ़ के तो जाओ, फोकस अपना पास्ट वाली चीज़ों पे ज़्यादा करो, लेकिन एटलीस्ट नई चीज़ें भी सर एक बार पढ़ के जाओ। क्या पता सर आपको हल्का फुल्का याद आ जाए और आपका क्वेश्चन बन जाए वहाँ पे। क्लियर है। कितना डेप्रिसिएशन की रेट आई सर 27.583, तो उसको मैं राउंडिंग ऑफ करके कितना कर देता हूँ सर, मैं इसको राउंडिंग ऑफ करके मैं ऐसा कर देता हूँ सर कितना 27.52%। क्लियर है क्या, यस सर 27.52% आपके पास डेप्रिसिएशन की रेट आई है सर। तो फटाफट से हर साल का डेप्रिसिएशन बताओ सर मेरे को, हर साल का डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा 27.52%। तो कितना आ गया सर 27.52, समझ में आ रहा है क्या, यस सर। क्लियर हो रहा है क्या, यस सर। फिर 27.52 कितना आ गया सर 19.94। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा सर, डेप्रिसिएशन निकालना आपको आता होगा। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्लियर है। फिर उसका कितना 27.52% कितना आ गया सर 14/46 कर दूं क्या, यस सर। समझ में आ रहा है कि कैसे निकाल रहा हूँ मैं, हाँ सर समझ में आ रहा है। क्लियर है कि कैसे निकाल रहा हूँ मैं, यस सर। फिर कितना निकालना आपको 27.52% कितना आ रहा है सर 10.483। समझ में आई या नहीं आई बात, बताइए सर। लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब किसका निकालो सर, ईयर 5 का डेप्रिसिएशन निकालो। कितना आता है सर ईयर 5 का डेप्रिसिएशन 100 माइनस अभी तक का कितना लग चुका 10.48 माइनस 14.46 माइनस 19.94 माइनस 27.52। 27.6 का कितना परसेंट निकालेंगे सर 27.52%, तो कितना आता है सर 7.5955। तो अपन उसको क्या लिख देंगे सर 7.60 लिख देंगे क्या, यस सर। बताइएगा डेप्रिसिएशन निकालना आया नहीं आया आपको, बताइए सर। क्लियर है क्या, यस सर। समझ में आया नहीं आया, यस। अब क्या कर ले, ग्रांट का वर्किंग नोट नंबर 2 देखें, यस सर। फॉर्मूला क्या होता था, अगर सैलवेज वैल्यू गिवन है तो ग्रांट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन फॉर ईयर डिवाइड बाय ग्रॉस वैल्यू माइनस सैलवेज वैल्यू, यही होता था, यस सर। क्योंकि अपने को क्वेश्चन में सैलवेज वैल्यू गिवन है। तो आइए सर अब इसका वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं। देखिए सर मैंने आपके लिए बनाया वर्किंग नोट नंबर 2। देखिए सर, ग्रांट अमाउंट इंटू डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर डिवाइड बाय ग्रॉस माइनस सैलवेज, यही बताया, यस सर। ग्रांट अमाउंट कितना है 30, ईयर 1 में भी, ईयर 2 में भी, ईयर 3 में भी, और आपका ईयर 4 में भी, और आपका ईयर 5 में भी है क्या, यस सर। फिर उसके बाद आपको किससे मल्टीप्लाई करना है सर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। हर साल का डेप्रिसिएशन कितना है सर 27.52, 19.94, 14.46, 10.48 और 7.6। मल्टीप्लाई कर दिया गया, यस सर। आपने देखो इससे भी, इससे भी, और इससे भी, और इससे भी आपने क्या कर दिया सर, हर साल आपने मल्टीप्लाई कर दिया डेप्रिसिएशन से। डिवाइड किससे करना है सर आपको, ग्रॉस माइनस सैलवेज। ग्रॉस कितनी थी सर आपकी 100 थी, यस सर। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, क्या बताया था ग्रॉस का मतलब सर, एक्सक्लूडिंग सैलवेज वैल्यू इन ग्रांट। तो एक्सक्लूडिंग सैलवेज वैल्यू इन ग्रांट कितनी थी 100 थी, यस सर। क्लियर है। उसमें से क्या माइनस करना है आपको सर, क्या माइनस करना है सैलवेज वैल्यू। सैलवेज वैल्यू कितनी है सर आपकी, सैलवेज वैल्यू है 220, सैलवेज वैल्यू 20 है ना इस क्वेश्चन में, यस सर। तो आप कितने का डिवाइड करोगे 80 का। तो देखिए सर आपने हर साल कितने कितने का 80 का क्या करते गए आप
डिवाइड करते गए, और मैंने कहा था ये हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ऑलवेज सेम फॉर ऑल ईयर। ये लिखवाया था मैंने आपको, यस सर, ऑलवेज सेम फॉर ऑल ईयर, हर साल के लिए क्या रहता है, ये आपका सेम रहता है। देख लीजिए सर, यही लिखवाया था मैंने आपको, हाँ सर, ऑलवेज सेम फॉर ऑल ईयर। क्लियर है क्या, क्लियर है, यस सर, गॉट इट। हाँ सर, तो आपका ग्रांट कितना कितना आ रहा है सर, ग्रांट आ रहा है 10.32, 7.48, 10.32, देखिए सर 10.32, 7.48, फिर उसके बाद कितना आ रहा है आपका ग्रांट दूसरा 5.5, 5.42, 5.42, 3.93 एंड 2.85 सर, 2.85। समझ में आया नहीं आया, करके देख लीजिएगा सर, आपका टोटल ग्रांट 30 रुपये ही आया होगा, जो आपने पूरा हर 5 साल में एलोकेट कर दिया। बताइए सर, आपको लॉजिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई या नहीं आई, क्या आपको इन क्लासों से कुछ नया सीखने को मिला? यस सर, क्योंकि सर गारंटेड आपको WDV वाला बहुत कम लोगों ने बताया होगा। क्यों सर? क्योंकि WDV वाला एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया, बट सर ये नहीं है कि वो पूछा नहीं जाएगा, पूछा जा सकता है सर, क्योंकि जिस हिसाब से सर अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनके रिपीटेड क्वेश्चंस आके थक चुके हैं सर। अब वो कुछ नया करना चाहता है सर ICIB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, तो आपको सर पता होना चाहिए कि WDV मेथड में कैसे होगा, उसका मैंने आपको एग्जांपल करवा दिया। क्योंकि सर अब जब जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें WDV नहीं है, बट सर आपको एक फुल फ्लेज क्वेश्चन मिल गया WDV का, तो अब आपके एग्जाम में अगर आता भी है तो आप सर ठोक देना। क्लियर है क्या? यस सर, समझ में आई क्या बात? यस सर, तो आइए सर, डेफर्ड इनकम में क्या फॉर्मूला बताया था कि सर अभी तक आपको कितना ग्रांट रिसीव हो गया है एज ए कैश, कितना आपको अभी तक ग्रांट रिसीव हो गया एज ए कैश, और उसमें से कितना आपने अभी तक PNL में क्रेडिट कर दिया है। ठीक है सर, आपको टोटल पूरा की पूरा 30 लाख रुपए मिल गए थे, इसमें से आपने कितना सर क्रेडिट कर दिया? 10.32। कितना क्रेडिट कर दिया सर? 10.32 भी क्रेडिट कर दिया, 10.32 भी क्रेडिट कर दिया, प्लस 7.48 भी क्रेडिट कर दिया, मतलब कितना क्रेडिट कर दिया सर? 70.48। फिर सर आपको यहाँ पे 30 मिले कैश में, और कितना कितना आपने कर दिया सर? बताइए सर, ये कर दिया आपने 23.22, ये कर दिया सर आपने 27.15, और ये कर दिया सर आपने टोटल कितना? 30 रुपये। तो सर देख सकते हो आपके पास डेफर्ड इनकम कितना आएगा, इधर 0 आएगा, और आपका इधर जो आता है वो आता है 2.85, जो आपका सर इधर आएगा 30 में से 23.22 जाएंगे तो ये आएगा सर आपके पास 6.78, ये जो जाएगा तो आपके पास सर कितना बचता है? 12.52, और आपके पास जब ये माइनस होगा तो आपके पास कितना बचेगा सर? 19.68। बताइए सर, समझ में आया या नहीं आया? बहुत ही भारी चीज़ समझाइए सर आज मैंने आपको, ध्यान हो तो बताइए, अब आपको समझ में आया या नहीं आया? अब कहिए सर कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई? क्या जो मैंने आपको ये लिखवाया अब आई थिंक आपको क्लियर है? विद एग्जाम्पल 2 करवा दिया सर मैंने आपको, WDV वाला भी और SLM वाला भी। आई थिंक सर अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है क्या? यस सर, समझ में आई क्या बात? यस सर। अब आइए सर, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। नहीं तो सर कई बच्चे बार बार पूछेंगे, नहीं तो सर आपने जर्नल एंट्री नहीं बताई, सर जर्नल एंट्री नहीं बताई, तो सर सीख लीजिए जर्नल एंट्री की भी, जर्नल एंट्री भी देख लीजिए सर आप कि जर्नल एंट्री अपन कैसे करेंगे। देखना सर, अपन जब असेट खरीदते हैं तो अपन एंट्री करते हैं असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए से करेंगे बताइए सर? किस रुपए से करेंगे? एट द रेट ग्रॉस वैल्यू, एट द रेट ग्रॉस वैल्यू। आई थिंक आपको पता है सर ग्रॉस वैल्यू क्या होती है। ग्रॉस वैल्यू का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडिंग करते हुए क्या? सैलवेज वैल्यू और ग्रांट को। यस सर, क्लियर है, पता है सर। और कसम खाते हैं ना माइनस करने देंगे ना करेंगे, मतलब पता है ना वो 50 रुपये वाला केस, 50 मतलब क्या ना, सो ही करके आना, ठीक है। यस सर। दूसरा पॉइंट सर, दूसरा सर जब भी ग्रांट मिलेगी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, जितना बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, हैंड टू हैंड जितना मिला उतना ग्रांट में डाल दो। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद सर जो भी ग्रांट मिल रहा है उस ग्रांट को सर हम क्या करेंगे? डेफर्ड इनकम में डाल देंगे, ठीक है। और टू क्या करेंगे? टू PNL में डाल देंगे। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? क्या यही चीज़ बताई मैंने आपको? यस सर। तो अगर मैं आपको पूछूं कि सर इस अबव एग्जांपल में आप एंट्री बताइए मेरे को, तो आप एंट्री क्या करनी पड़ेगी? ग्रांट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम अकाउंट और टू PNL अकाउंट। लेकिन जब आप सेकेंड ईयर और ऑनवर्ड्स की बात करोगे सर, किसकी बात करोगे? सेकेंड ईयर और ऑनवर्ड्स की अगर आप बात करोगे, मतलब दूसरे साल या दूसरे साल से अगर ज़्यादा ही बात करोगे, तो आप एंट्री करोगे डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू PNL अकाउंट। समझ में आई या नहीं? यही बात, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर।
और फोर्थ में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। आइए सर मैं आपको क्या करवाता हूँ, अब ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है मैं आपको इसको क्या करवाता हूँ, एंट्री पास आउट करवाता हूँ। देखिए सर, आप जब फर्स्ट ईयर में ईयर 0 पे जब आप असेट खरीदोगे क्या एंट्री करोगे, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपको जो ग्रांट मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट फर्स्ट ईयर में मिलेगा, ईयर के स्टार्टिंग में। यस सर, ईयर 1 में आप क्या करोगे, जो भी ग्रांट अकाउंट डेबिट हुआ है 30 रुपये से, उसमें आप इतना तो पीएनएल में चार्ज कर दोगे और इतना आप डेफर्ड इनकम में डाल दोगे। क्लियर है? यस सर। फिर आपको अब आगे क्या एंट्री करनी है, आगे आपको एंट्री करनी पड़ेगी डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। कितने कितने रुपए डाल रहे हो सर, अब आप डेफर्ड इनकम से, आपका जो डेफर्ड इनकम है उसमें कितने कितने रुपए डाल रहे हो सर आप हर साल डाल रहे हो सर आप 7.48, 5.42, 7. क्या बोला सर मैंने, 7.48, 5.42, 7.48, 5.242, 3.93, हर साल इतना तो डालो सर, 3.93 एंड 2.85। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया या नहीं आया, लॉजिक क्लियर है? यस सर, एकदम परफेक्टली फाइन है, आपको समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। मतलब सर आपको जब भी जनरल एंट्रियाँ करनी होगी तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट ग्रॉस वैल्यू, बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्रांट जो मिला है, और फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में अपन फर्स्ट ईयर के एंड में क्या करेंगे, जितना भी ग्रांट सा पैसा है जितना पीएनएल में डालो उतना पीएनएल में और बाकी बचा हुआ डेफर्ड में, और फिर हर साल सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएनएल और डेप्रिसिएशन चार्ज करने की आपको एंट्री आती है। बताइए सर अभी तक आपको जो मैंने ग्रॉस मेथड समझाया है क्या आपको उसमें कोई दिक्कत है क्या? बताइए सर, एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिए सर। ग्रॉस मेथड में स्टेप नंबर 1 जिसके अंदर आपको 5 कॉलम बनाने पड़ते हैं, ईयर, पोस्ट, ग्रॉस अमाउंट का, ग्रांट अमाउंट का, पीएनएल का और डेफर्ड इनकम का। ग्रॉस पोस्ट में क्या लिखते हैं सर, ग्रॉस वैल्यू एक्सक्लूडिंग सैलवेज वैल्यू इन ग्रांट। ध्यान रखना ये कॉमन जो पिटफॉल आप करते हो, जो कॉमन पिटफॉल आप जो करते हो वो आपको नहीं करनी है, दिस इज़ कॉमन पिटफॉल। ये सर आप हर बच्चा ये पिटफॉल करता है और आपको ये एग्ज़ाम में नहीं करना है सर, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास होना है तो। फिर अपन ने वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया डेप्रिसिएशन का, फिर अपन ने ग्रांट का वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया जिसके अंदर 2 केस से सैलरी वैल्यू गिवन हो तो क्या करना है और सैलरी वैल्यू गिवन नहीं हो तो क्या करना है। और ऐसा अपन ने ये पूरा एक एग्जाम्पल को दोनों मेथड से करा, SLM मेथड से भी और WDV मेथड से भी इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करा। क्लियर है? फिर अपन ने क्या करी थी सर, फिर अपन ने जनरल एंट्रियाँ सीखी, जनरल एंट्री के बाद अपन ने जनरल एंट्रियाँ करी। ठीक है? यस सर। अब अपन आगे जो बात करेंगे सर, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, रिफंड। किसकी बात करेंगे? रिफंड ऑफ ग्रांट की। सर अभी तक मैं आपको ओनली ग्रॉस मेथड समझा रहा हूँ सर, प्लीज़ बी फोकस सर, ढंग से समझिए सर ताकि आपको और ज़्यादा अच्छी तरह क्लैरिटी आए सर। और घर जाके रिवीजन कर लीजिएगा सर, मतलब घर पे ही बैठ के आप वीडियो देख रहे होंगे, जैसे ही वीडियो खत्म हो वापस रिवीजन कर लीजिएगा सारे कॉन्सेप्ट्स का, स्पेशली ये डेप्रिशिएबल एसेट वाला, क्योंकि एग्जाम में अगर प्रैक्टिकल आता है तो 80% चांस रहते हैं कि सर इसी टॉपिक से आएगा। रिफंड ऑफ ग्रांट। सर जब भी अपन ग्रांट रिफंड करेंगे ना, सुनना सर, जब भी अपन रिफंड ग्रांट करेंगे किसकी मेथड के अंदर, ग्रॉस मेथड के अंदर। अभी मैं सिर्फ ओनली ग्रॉस मेथड की बात कर रहा हूँ सर, मैंने नेट मेथड स्टार्ट ही नहीं करा, अभी ग्रॉस मेथड से ही अपन बात कर रहे हैं अप्रॉक्स लास्ट हाफ आवर से। ठीक है? देखिए सर, अगर मैं ग्रॉस मेथड की बात करता हूँ तो ग्रॉस मेथड में जब भी अपन सर रिफंड करेंगे तो डेप्रिशिएशन पर, क्या बोला सर मैंने, डेप्रिशिएशन पे नो इम्पैक्ट। वाई सर? क्योंकि अपन ने जब डेप्रिशिएशन निकाल रहे थे तब भी अपन ने ग्रांट को कंसिडर नहीं करा था, तो जब रिफंड कर रहे हैं तब भी डेप्रिशिएशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सर एक बात बताइए, आप एंट्री क्या करोगे सर? एक बात बताइए आप सर, एंट्री क्या करोगे सर? सिंपल सी बात है, जब भी आप रिफंड करोगे तो डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट, क्या बोला मैंने सर, डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट, जितना भी आपका उस दिन बैलेंस होगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट जो भी आपने उस दिन पीएनएल में जितना भी है, और 2 आपका क्या हो जाएगा सर, 2 बैंक अकाउंट हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। सर ये जो डेफर्ड इनकम होता है वो बेसिकली आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। कैसे? मैं आपको समझाऊंगा सर, डोंट वरी। और जो पीएनएल होगा वो ये होगा कि अभी तक आपने कितना अमाउंट क्रेडिट कर चुके हो पीएनएल में, कितना अमाउंट क्रेडिट कर चुके हो सर किसमें, पीएनएल में, और मल्टीप्लाई कर दोगे किससे सर, परसेंटेज ऑफ रिफंड से। ठीक है? आइए सर अपन अब इसको समझते हैं, बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ग्रॉस मेथड में। मान लीजिए अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इन अबाव एग्जाम्पल, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है, उसमें मान लीजिए ईयर 3 के एंड पर, क्या बोला मैंने, ईयर 3 के एंड पे आपको क्या करनी पड़ जाती है, ग्रांट रिफंड। ग्रांट क्या कर जानी पड़ जाती है आपको, ग्रांट रिफंड कर जानी पड़ती है। केस ए आपको पूरी की पूरी 100%, केस बी आपको कितनी 50%।
50 नहीं तो 40 ले लीजिए सर, 40% आपको रिफंड करनी पड़ जाती है। दोनों केस अगर आपने समझ लिए तो आपका मान लीजिए लाइफ जिंगालाला हो जाएगी, आपको ये टॉपिक आपका लगभग पूरा खत्म सा हो जाएगा। तो देखिए सर, केस ए, ग्रांट आप रिफंड कर रहे हो, क्या एंट्री करोगे सर, टू बैंक अकाउंट, 100% दे रहे हो, 100% मतलब पूरे के पूरे 30 लाख रुपये वापस दे रहे हो आप, यस सर। एंट्री क्या करते हो सर, डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट, डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट, PNL अकाउंट डेबिट, ठीक है, यस सर। ईयर 3 के एंड तक, ईयर 3 के एंड तक सर आपने कितना अमाउंट PNL में क्रेडिट कर दिया था, किसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ सर मैं, WDV के अकॉर्डिंग बात कर लूँ या SLM के अकॉर्डिंग बात कर लूँ सर, आपकी मर्जी हो उसके अकॉर्डिंग बात कर लीजिए। तो मैं बात कर लेता हूँ सर एक तरीके से, किसके अकॉर्डिंग बात कर लेता हूँ, SLM के अकॉर्डिंग बात कर लेता हूँ, ठीक है। SLM के अकॉर्डिंग अभी तक सर मैंने कितना अमाउंट PNL में क्रेडिट कर दिया था, टोटल सर 18,000 का, 18 का, यस सर 18 का अपन ने PNL अभी तक क्रेडिट कर दिया था। कितने का क्रेडिट कर दिया था सर अपन ने, 18 का, ठीक है। कौन सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं, SLM के अकॉर्डिंग कितना यूज़ कर लिया था अपन ने, 18 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ग्रांट कितना है सर, पूरा की पूरा 100%, मतलब पूरा की पूरा 18 लाख अपन रिफंड कर रहे हैं, तो 12 लाख आपका डेफर्ड इनकम में क्या आ जाएगा सर, बैलेंसिंग फिगर। बताइए सर समझ में आएगा ये एंट्री में, किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर आप सर 40% रिफंड कर रहे हो, वही अगर मैं SLM मेथड की बात करता हूँ यहाँ पे भी, तो सर आप कितना रिफंड करो सर, मैं आपको WDV मेथड से भी करवा दूंगा, वाई सर क्यों टेंशन ले रहे हो आप, टू बैंक अकाउंट सर 40% रिफंड कर रहे हैं, मतलब सर 30 लाख का 40%, डेट मीन्स कि सर आप 12 लाख ही रिफंड कर रहे हो, हाँ सर 12 लाख ही रिफंड कर रहे हैं। एंट्री डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट और PNL अकाउंट डेबिट, यही करते हैं, हाँ सर। अब PNL में क्या बोला सर मैंने, अभी तक आपका कितना अमाउंट क्रेडिट हो चुका है PNL में, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ रिफंड। सर ईयर 3 में अभी तक कितना हो चुका था, 18 हो चुका था ना, यस सर। कितना हो चुका था, 18 हो चुका था, यस सर। 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 40%, डेट इक्वल्स टू सर कितना आ जाता है, 7.20 लाख रुपये आप रिफंड कर रहे हो, और आपके पास कितना आ जाता है सर, ये आ जाता है 4.80 लाख रुपये, डेट्स योर बैलेंसिंग फिगर। बताइए सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कि आपने 12 लाख रुपए का रिफंड करा, 12 लाख रुपए दे दिए, जितना आपने PNL में उसमें डेबिट कर रखा था आपने उसका 40% आपने क्या कर दिया, अब आपकी इनकम आपने रिकॉग्नाइज नहीं करी, रिवर्स करनी पड़ी आपको अपनी इनकम को, और डेफर्ड इनकम को भी आपको क्या करना पड़ा, डेबिट करना पड़ा। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया, यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जब आप रिफंड को, ग्रांट को जब रिफंड करोगे हो, तो जो आपने अपनी इनकम रिकॉग्नाइज कर रखी है उसका आप रिवर्स तो करोगे ही ना, यहाँ पे आप 40% रिवर्स कर रहे हो, यहाँ पे आप 100% रिवर्स कर रहे हो, समझ में आई बात, यस सर। अगर मैं इसको इस तरह का WDV मेथड से कर देता तो एंट्री पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, एंट्री तो वही होती PNL और टू बैंक, यस सर। लेकिन अब बताइए सर आप अमाउंट में क्या फ़र्क होता सर, वही 30 लाख होता, लेकिन अब अभी तक अपन ने PNL में कितना क्रेडिट कर दिया था WDV मेथड से, PNL में सब आप जब इन तीनों का टोटल करोगे सर, इन तीनों का टोटल आता है सर कितना, 23.22 कितना आता है सर, 23.22। तो आपने सर 23.22 का 100% पूरा के पूरा आप अपनी इनकम रिवर्स करोगे तो 23.22, और आपका कितना बच गया सर, ये बच गया सर आपके पास 30 में से माइनस कीजिए फटाफट से, 30 लाख माइनस 23.22 डेट इक्वल्स टू 6.78। बताइए सर ये आपका बैलेंसिंग फिगर समझ में आई या नहीं आई बात, यस सर। अगर मैं इसको WDV मेथड से करता हूँ ये वाली चीज़ को, तो एंट्री तो आपकी सेम ही रहेगी सर। टू बैंक कितना कर रहे हो सर आप, 12 लाख रुपए रिफंड कर रहे हो, आपने कितना अभी तक अमाउंट 23.22, इसका 40% कितना होता है सर, इतनी आप अपनी इनकम को क्या करोगे, रिवर्स करोगे ना सर, कितना 9.288, और सर बैलेंसिंग फिगर कितना बच गया आपका, बैलेंसिंग फिगर बच गया सर 2.712। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया। आई थिंक सर अब आपको ग्रॉस मेथड पूरा ढंग से क्लियर हो गया होगा। इतना ही है सर आपका ग्रॉस मेथड जो आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ध्यान रखना है। रिफंड ऑफ ग्रांट के अंदर ग्रॉस मेथड कैसे अप्लाई होगा, और आपका सर इस क्वेश्चन में कैसे ग्रॉस मेथड अप्लाई होगा। तो सर डेप्रिसिएशन पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, रिफंड ऑफ ग्रांट के अंदर डेप्रिसिएशन के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। पहले डेप्रिसिएशन जो लग रहा था अभी भी वही लगता हुआ चलेगा। समझ में आई या नहीं आई बात, बताइए सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर, समझ में आया क्या, हाँ सर। अब बात करते हैं सर हमारे कौन से मेथड की, SL। अब हम बात करते हैं नेट मेथड की। किसकी बात करते हैं सर अब हम, हमारे नेट मेथड की, ठीक है क्या, यस सर, नेट मेथड की बात करते हैं। क्लियर है, यस सर। अब बात करते हैं सर हमारे नेट मेथड की, ठीक है। तो सर नेट मेथड, अभी अपन ने ग्रॉस मेथड सीखा, ऐसे अपन को क्या सीखना है सर, नेट मेथड। या फिर जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम क्या मानते हैं, नेट मेथड ही मानते हैं। तो सर नेट मेथड में अपन क्या करते हैं, नेट मेथड में सर सिंपल सी बात है, नेट मेथड के अंदर अपन क्या करते हैं, सुनना सर। देखिए सर नेट मेथड के अंदर आपको एक ही चीज़ करनी है सर, पहला स्टेप
ऐसे जैसे अपन ने ऊपर लिखे थे स्टेप वैसे अपन इधर भी लिख लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप स्टेप्स पढ़ के जाओगे एक दिन पहले, कौन सा कॉपी के कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस देखकर जाओगे, आपका काम हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट आपके लिए रहेगा सर। देखिए यहाँ पे आपको क्या लेना है सर, ग्रॉस कॉस्ट, ग्रॉस वैल्यू क्या लेनी है सर, ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू मतलब सर जो अभी मैंने आपको ऊपर सिखाई वो लेनी है। इसमें से आपको क्या माइनस करना है सर, आपको माइनस करना है ग्रांट। क्या माइनस करना है सर आपको, ग्रांट। कौन सा वाला, टोटल वाला, ठीक है। फिर आपको क्या माइनस करना है सर, डेप्रीशिएशन। कौन सा वाला सर, वर्किंग नोट नंबर 1 वाला। अब सर ये वर्किंग नोट नंबर वाला 1 कैसे निकलेगा डेप्रीशिएशन, आइए सर अपन मैं उसकी बात करता हूँ आपको, वर्किंग नोट नंबर 1 की, ठीक है। सर ये ग्रॉस वैल्यू कौन सा है, ग्रॉस वैल्यू जो एज एक्सप्लेन्ड अबव, जो भी अपन ने ऊपर एक्सप्लेन किया था ना अभी ग्रॉस मेथड में, सेम वही है एज एक्सप्लेन्ड अबव। क्लियर है, यस सर। वर्किंग नोट नंबर 1। अब वर्किंग नोट नंबर 1 किसकी बात करते हैं सर, अपने वर्किंग नोट नंबर 1 की बात करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 जो है अपना वो है सर किसका, डेप्रीशिएशन का। किसका सर, डेप्रीशिएशन, ठीक है सर। तो डेप्रीशिएशन का वर्किंग नोट कैसे यूज होगा सर, सुनना। देयर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज SLM, अनदर वन इज WDV। क्लियर है, हाँ सर। SLM के अंदर फॉर्मूला क्या होता है सर आपका, C माइनस S अपॉन N, और WDV के अंदर आपका फॉर्मूला क्या होता है सर, अभी अपन ने पढ़ा अंडर रूट की पावर N अपॉन S अपॉन C। क्लियर है क्या, यस सर। यहाँ पे अब आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है सर। C क्या होता है, दोनों ही केसों में सर C क्या होता है, C मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू। क्या होता है सर, ग्रॉस वैल्यू। अब सर ध्यान रखना, नेट मेथड में क्या होता है कि जो आपका ग्रांट होता है ना, नेट मेथड में क्या होता है, जो आपका ग्रांट होता है ना सर, वो आपकी असेट की कोस्ट में से माइनस कर दिया जाता है, वो आपकी असेट की कोस्ट में से माइनस कर दिया जाता है। तो ग्रॉस वैल्यू माइनस ग्रांट, समझ में आया क्या, यस सर। तो ग्रॉस वैल्यू क्या, जो भी आपने ऊपर ली उसमें से क्या माइनस कर दोगे, ग्रांट, तो आपके पास क्या जाएगा C। S क्या होता है सर आपका, स्क्रैप। N क्या होता है आपका, नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ, कि आपकी यूजफुल लाइफ कितने की है, ठीक है। क्लियर है क्या, यस सर। समझ में आया क्या, हाँ सर। आगे, अब आगे बात करते हैं सर अपन, ठीक है। तो सर अब अपन बात करते हैं ग्रांट की, कि सर अब इसमें बताओ ग्रांट कैसे आपका होगा। तो सर एक बात बताऊं मैं, इधर का ग्रांट का कोई नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, क्या सर, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। क्यों सर, आप ग्रांट का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं करोगे क्या, सर आप ग्रांट का ट्रीटमेंट कर चुके हो। कैसे, क्योंकि आपने ग्रांट को क्या कर दिया है, डेप्रीशिएशन निकालते समय आप ग्रांट को माइनस कर चुके हो, आप ग्रांट को माइनस कर चुके हो। तो मतलब सर ग्रांट आपने पहले ही ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ आपने पहले क्या कर दिया सर, उसको क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया। इस कारण से कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं होगा ग्रांट का। समझ में आया या नहीं आया। तो सर जो अभी अपन ने ऊपर जो क्वेश्चन लिया था उस क्वेश्चन का फिगर आपको याद होगा, तो आइए अपन उसी क्वेश्चन के बेसिस पर अपन एक एग्जाम्पल और करते हैं सर। एग्जाम्पल नंबर 3 सर। मैं अभी तक आपको 2 एग्जाम्पल नहीं, अभी तक मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया दोनों मेथड से, और इसका एग्जाम्पल नंबर 2 करवाता हूँ, ये भी मैं आपको दोनों मेथड से, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी से क्लियर हो जाएगी सर। 1 अप्रैल 2010 को 100 लाख का था, यस सर। उसका जो स्क्रैप था आपको लग रहा था कितना सर, 20। क्लियर है, 10 मान लो सर, कितना था, 10 था। जो इसकी ग्रांट थी वो भी कितनी थी सर, 10 लाख थी। क्लियर है क्या, यस सर। यूजफुल लाइफ कितनी थी सर इसकी, यूजफुल लाइफ थी 4 ईयर्स, ठीक है। आपको SLM मेथड भी लगाना है और आपको WDV भी लगाना है, और बताना है कि सर आप ग्रांट को कैसे आप बाइफरकेट करोगे ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ। देखिए सर बहुत ईजी है, आपको भी पता है कैसे है सर, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है सर। देखिए कैसे, सुनिए सर, क्या करना है आपको, 1 जनवरी 2010 100 लाख। पहले मैं SLM मेथड कर लेता हूँ, यस सर। तो आपको तो वही पहले आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, आपको कोस्ट क्या लिखनी है सर, आपको स्टेप नंबर 1, एक सेकंड सर, स्टेप नंबर 1 क्या था सर आपका, स्टेप नंबर 1 क्या, ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू क्या होती है सर आपकी, एक्सक्लूडिंग करते हुए सैलवेज ऑफ ग्रांट, जो कि कितनी दे रखी है, 100 लाख। इसमें से क्या माइनस करना है सर आपको, माइनस करना है सर आपको क्या, ग्रांट वैल्यू। क्या माइनस करनी है सर आपको, ग्रांट वैल्यू। ग्रांट वैल्यू कितनी है सर आपकी, 10 लाख, ठीक है। और अब आपको क्या माइनस करना है सर, डेप्रीशिएशन। क्या माइनस करना है सर आपको, डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन निकाल ले क्या, यस सर, डेप्रीशिएशन निकाल लो। डेप्रीशिएशन के लिए क्या बोलूँगा मैं, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर
1। अब डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे किस मेथड से सर? आपके SLM मेथड से। ठीक है सर, तो डेप्रिसिएशन निकाले SLM मेथड से, ये सर वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बताया था सर मैंने इसके लिए आपको? C माइनस एस अपॉन एन। सी का मतलब क्या होता है सर? ग्रॉस वैल्यू माइनस 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 ग्रांट, समझ में आया? माइनस आपका एस है ही, डिवाइड बाय आपका सर जो एन है वो तो है ही, समझ में आई क्या बात? यस सर। तो ग्रॉस वैल्यू कितनी है सर आपके पास? यहाँ पे 100 है, ग्रांट 10 है, स्क्रैप 10 है, एन आपके पास सर 4 है। तो बताइए आपके पास कितना आ जाता है सर? एन 4 लिया ना मैंने, यस सर। बताइए कितना आ जाता है सर? आपके पास आता है 80 डिवाइड बाई 4 जब अपन करते हैं तो हमारे पास आता है सर 20 रुपी पर एनम का आपके पास डेप्रिसिएशन लगेगा। समझ में आया क्या? 20 लाख पर एनम, 20 लाख पर एनम। तो मैं कह सकता हूँ आपके पास जो WDV आएगी, जो आपके पास WDV आएगी ईयर 1 पर, ईयर 1 के एंड में वो WDV कितनी आएगी सर आपके पास? 70। कितनी आएगी सर? 70। अब सर ईयर 2 में देखें तो ईयर 2 में सर आपके 70 माइनस डेप्रिसिएशन फिक्स है आपका क्योंकि SLM मेथड है। तो ईयर 3 में देखें तो सर 60 माइनस डेप्रिसिएशन आपका फिक्स है सर 50। समझ में आई या नहीं आई बात? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब ईयर 4 में देख ले सर एक बार अपन, 20 लग रहा है सर डेप्रिसिएशन 20, सॉरी ये 50 आ गया, यस सर। अब 50 से ये अपन ने कितना माइनस कर दिया सर? 20, तो ये 30 आ गया, यस सर। अब 30 से अपन ने कितना माइनस कर दिया सर? 20, तो ये 10 आ गया। 10 क्या बच गई हमारे पास? स्क्रैप वैल्यू बच गई, जो हमने पहले बोल दिया कि 10 रुपये में ये बिक जाएगा। समझ में आई या नहीं आई? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, समझ में आया? हाँ सर। लेकिन अगर मैं कह देता कि सर आपको इसको किससे करना है? WDV मेथड से। किससे करना है सर? WDV मेथड से। आपको लग भी रहा होगा, देखो कितना सिंपल है, नेट मेथड, एग्जाम में तो नेट मेथड ही पूछ लिया जाता है। सर कोई सा भी मेथड पूछ सकता है, ग्रॉस मेथड भी और नेट मेथड भी, ठीक है, बट आपको दोनों के लिए प्रिपेयर होकर जाना है सर। WDV मेथड में क्या होता है सर आपका? √n 1 माइनस सी अपॉन एस अपॉन सी होता है, यस सर, एस अपॉन सी होता है, हाँ सर। तो देखिए 1 माइनस, और आपको पता होना चाहिए कि सर जो ये ऊपर वाला फॉर्मूला होता है उससे क्या निकलती है? उससे निकलता है सर अमाउंट, और इससे क्या निकलती है सर? रेट। आई थिंक आपको ये चीज़ पता होगी, मैंने अभी आपको ऊपर भी लिखवाया था। इससे निकलता है अमाउंट और इससे क्या निकलती है सर? रेट, ठीक है। तो 1 माइनस एन कितना है सर? 4 ईयर है। एस कितना है सर आपका? एस है 10, स्क्रैप वैल्यू। सर ये सी क्या है? सी क्या है यहाँ पे? पोस्ट। और क्या बताया था मैंने? सी क्या बताया था? ग्रॉस वैल्यू माइनस क्या बोला था मैंने? ग्रांट। क्या बोला था क्या सर मैंने आपको नेट मेथड में? देखिए सर, क्या नेट मेथड मैंने आपको यही बोला था क्या? हाँ सर, आपने यही बोला था, ग्रॉस वैल्यू माइनस ग्रांट, यही बोला था सी। देखिए सर, यही बोला था ना? हाँ सर। तो बताइए आपके पास सर कितना आता है? करिए सर फटाफट से, 10/90। बताइए सर। तो मैं कह सकता हूँ 1 माइनस 1/9 का पावर 1/4। अब सर 1/4 की 1/4 सॉल्व करना है आपको, तो 1 डिवाइड बाई 9 करो सर, कितना आता है? 0.1111। इसका एक बार अंडर रूट करो, फिर एक और बार अंडर रूट कर लो, ठीक है, क्लियर है क्या? तो कितना आ जाता है सर आपके पास? 2 बार अंडर रूट का साइन दबा दो सर, सीधा सीधा, तो 0.5773 या 4 कर लो इसको, यस सर। माइनस कर दीजिए सर, कितना माइनस कर दीजिए सर? 1, तो कितना आ जाएगा सर? 42.26% आपका क्या लग रहा है सर? डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? 42.26% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो सर ईयर 1 आपका कॉस्ट कितना था सर? ग्रॉस वैल्यू, सॉरी, आपका ग्रॉस वैल्यू कितना था सर? ग्रॉस वैल्यू था आपका 100 माइनस इसमें ग्रांट कितनी थी सर आपकी? 10 माइनस आपका डेप्रिसिएशन कितना था सर आपका? 42.26%। क्या था सर? 42.26% आपको अब सर क्या करना है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, यस सर। अब आप क्या करते हो सर? कई बच्चे 100 पे ले लेंगे इसको, जो कि क्या है सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि सर मैंने क्या बताया था, नेट मेथड में जो ग्रांट होता है वो आपकी कॉस्ट में से माइनस हो जाता है। तो डेप्रिसिएशन कितना सर? 90 का 42.26%, 90 का 42.26% कितना होता है सर? बताओ सर, कितना होता है? 38.034, यस सर। ईयर 2 में कितना आएगा सर? बताओ फटाफट से। इसका बैलेंस बचता है 59.966। ईयर 2 में 51.966 का कितना परसेंट सर? 42.26% माइनस कर दीजिए वापस इसमें से।
51.966 माइनस 42.26%। आई थिंक सर आगे बस कितना बचता है 30.00। फिर 30.00 में से सर 42.26% माइनस कर दीजिए, ईयर 3 का बच जाएगा सर। समझ में आ रही है क्या चीज़, बताइए सर, लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? हाँ सर, ये ईयर 3 का बच गया। अब सर ईयर 4 का निकालना है, तो 70.33 में से क्या माइनस कर दीजिए फर 42.26%। तो कितना आ गया सर आपके पास 10.00। और यही सर आपकी क्या स्क्रैप वैल्यू आ रही थी क्या? हाँ सर, तो मतलब आपका आंसर सही है। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ध्यान रखना सर, ये जो डेप्रिसिएशन की रेट आती है, ये रेट आपकी किस में मल्टीप्लाई होती है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए? सर जो सी है, सी क्या लिया था अपन ने, ग्रॉस वैल्यू माइनस ग्रांट इनटू परसेंटेज। समझ में आई क्या बात? यस सर, समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। सी इनटू परसेंटेज, और सी कितना लिया था अपन ने 90 लिया था। हाँ सर सी अपन ने 90 लिया था, तो 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? इतना। बताइए सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? क्या नेट मेथड आपको सर समझ में आया? तो बस सर आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है नेट मेथड में कि जो आपका डेप्रिसिएशन होता है, मतलब जो आपका ग्रांट का पार्ट होता है सर, वो आपके ग्रॉस वैल्यू में से माइनस हो जाता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय। क्लियर है क्या? यस सर, समझ में आया क्या? हाँ सर, आप प्रैक्टिस करोगे, नोट्स पढ़ोगे, आपको अगेन याद हो जाएगा सर। और वैसे भी कल अपन क्या करने वाले हैं सर, प्रैक्टिस प्रॉब्लम का क्लास रखेंगे। जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं आपके AS12 के ऊपर, सारे AS12 के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अपन सॉल्व करने वाले हैं। PYQ मई 18 से लेकर मई 2022 से तक, और RTP मई 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक के, और ICI के SF के नए क्वेश्चंस, जो नई बुक आई है उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? यस सर। क्या सर इसमें भी कोई रिफंड का केस होता है क्या? यस सर, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर सर, एग्जाम के अंदर ये जरूर पूछा जाता है नेट मेथड में रिफंड वाला। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला जो था ना, अभी जस्ट अभी मैंने आपको सिखाया, ये वाली जो चीज़ सिखाई, ये एग्जाम में सर इसलिए इतनी नहीं पूछी जाती क्योंकि सर ये बच्चों को बहुत ईजी लगती है। और आपको पता है सर एग्जाम में बच्चों को वो चीज़ पूछी जाती है जो थोड़ी सी होती ईजी है, लेकिन जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वही चीज़ पूछी जाती है एग्जाम में। तभी तो सर CA का रिजल्ट 15% 20% जाता है, नहीं तो सर उसमें भी इंजीनियर जैसा जाने लग जाएगा। यही बात समझ में? सर इंजीनियर IITN की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? कहीं आप वीडियो काट के सर यूट्यूब पे पोस्ट कर दो। क्लियर है? यस सर। आइए अब अपन बात करते हैं सर रिफंड की। ठीक है, तो रिफंड की बात करते हैं तो सर ध्यान रखना, जब भी अपना नेट अप्रोच होगा, क्या बोला मैंने, नेट अप्रोच होगा, तो सर इसमें क्या होगा, डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है सर? आपके डेप्रिसिएशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट ऑन डेप्रिसिएशन, आपके डेप्रिसिएशन में इम्पैक्ट पड़ेगा सर, 100% आपके डेप्रिसिएशन में इम्पैक्ट पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये बताई सर मैंने आपको कि आपके सर एंट्री क्या होगी ये भी बता दीजिए, ताकि अपन एक एक चीज़ को ढंग से डिस्कस कर लेंगे। एंट्री होगी सर आपकी असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या सर? असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर आपने इसकी तो जनरल एंट्री बताई नहीं हमारे को, सर आपने इसकी तो जनरल एंट्री बताई नहीं हमारे को। इसकी क्या जनरल एंट्री होती है नेट मेथड में? तो सुन लीजिए सर, नेट मेथड की एंट्री ईयर 0 पर आप क्या एंट्री करोगे सर? असेट खरीद रहे हो, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, किस वैल्यू से सर? @ग्रॉस। और आपको पता है ग्रॉस वैल्यू क्या होती है। फिर ईयर 0 पे जब आपको ग्रांट रिसीव्ड होती है, कब आप एंट्री क्या करते हो सर ग्रांट रिसीव्ड की? आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट सीधा टू असेट अकाउंट। समझ में आया क्यों? क्योंकि हम क्या कर लेते हैं, ग्रांट वैल्यू को असेट की कोष में से, देखो अपन ने इधर ही माइनस कर दिया था। ठीक है, फिर ईयर 1 में क्या करोगे आप, हर साल डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, और उसके अलावा कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। समझ में आई क्या? ये 3 एंट्रियाँ पास होती है किस मेथड में सर? आपके नेट मेथड में। समझ में आया क्या? हाँ सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, समझ में आ रहा है। आपको एक प्रॉपर नोट्स बना के दे रहा हूँ सर, ताकि आप जब खुद भी पढ़ोगे तो आपको भी नोट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से ट्यूशन्स कर सकते हो। क्या बोला सर मैंने? असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट से अपन एंट्री करेंगे @रिफंडेड अमाउंट। जो भी अपन रिफंड करेंगे उस रिफंडेड अमाउंट से अपन ये एंट्री पास करेंगे। ठीक है? यस सर। जब अपन ने मिला था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, और जब अपन दे रहे हैं तो असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब सर अब आपके डेप्रिसिएशन पे इम्पैक्ट आ गया होगा। समझ में आया क्यों आया डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट? क्यों? क्योंकि जब आपने रिफंड करा, रिफंड करने पर आपने एंट्री करी असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब आपने असेट को डेबिट करा, मतलब आपने असेट की कोष को बढ़ाया। जब बढ़ाएंगे तो उसका सिंपल सी बात है डेप्रिसिएशन पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो आइए सर अपन निकालते हैं डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। आइए सर डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। ठीक है सर, बात करें डेप्रिसिएशन की। यस सर,
डेप्रिसिएशन में क्या बोलते हैं सर? डेप्रिसिएशन में ध्यान से सुनना सर, इसका डेप्रिसिएशन निकालना बहुत ही सर सिंपल होता है, बट सर आपको फोकस चाहिए सर। डेप्रिसिएशन मैं सिर्फ आपको इसका डेप्रिसिएशन का सर कौन सा मेथड बताता हूँ, दोनों मेथड, SLM से भी और WDV से, क्योंकि सर देखो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कुछ भी सर अधूरा पढ़ाऊँ, मैं चाहता हूँ आपको सब कुछ पूरा पढ़ाऊँ, SLM और WDV। SLM का क्या होता है सर आपका C माइनस एस अपॉन एन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है सर डेप्रिसिएशन निकालने का 1 माइनस एन अपॉन एस अपॉन सी, यही होता है। हाँ सर यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है ना? हाँ सर यही फॉर्मूला होता है 1 माइनस एन अंडर रूट में एस अपॉन सी। यहाँ पे सर सी का मतलब क्या होता है, यही तो इम्पोर्टेंट है सर। यहाँ पे अब सी का मतलब क्या होता है, पहले क्या होता था जब अपन ने खरीदा था उस टाइम क्या होता था सी का मतलब सर, सी का मतलब उस टाइम होता था ग्रॉस वैल्यू माइनस ग्रांट, ये होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या मतलब होता है सी का, अब सी का मतलब होता है सर WDV। क्या बोला सर मैंने? WDV बिफोर ग्रांट, कि भैया ग्रांट रिफंड करने से पहले, जो हम ग्रांट रिफंड कर रहे थे उस ग्रांट को रिफंड करने से पहले हमारी WDV क्या थी, उस दिन उससे पहले हमारी WDV क्या थी, प्लस आप उसमें क्या कर दोगे सर, रिफंड कितना है सर आपका 50, ठीक है। WDV बिफोर रिफंड ग्रांट, इसके अंदर आप पता है क्या ऐड करोगे, अब आपने जितना अपनी कोस्ट को बढ़ाया है, असेट अकाउंट डेबिट करा है मतलब कोस्ट बढ़ी होगी, तो आप उतना रिफंडेड अमाउंट को क्या कर दोगे, इसके अंदर आप ऐड कर दोगे। समझ में आई या नहीं आई बात? तो यहाँ पे सी का मतलब क्या है, WDV बिफोर ग्रांट रिफंड प्लस रिफंडेड अमाउंट, ये आपका क्या मतलब होता है सर, यहाँ पे कोस्ट का मतलब होता है सी का मतलब। समझ में आया या नहीं आया? तो मतलब इस पूरे चैप्टर में सर डेप्रिसिएशन वाली जब भी आप ग्रांट को सॉल्व करोगे, इसके अंदर बेसिकली आपको सी का ध्यान रखना है कि ये सी होता क्या है। क्लियर है? समझ में आया क्या? यस सर। तो आइए अपन इसका एक क्वेश्चन करें। हाँ सर, तो ये अपन ने जो अभी पूरा क्वेश्चन लिखा था उसको मैंने वापस लिख दिया कि आपने 100 लाख में खरीदी थी, स्क्रैप वैल्यू 10 थी, ग्रांट 10 थी, यूजफुल लाइफ 4 थी, और SLM WDV दोनों से आपको बताना है। तो रिफंड जब मैंने ईयर 2 के बिगनिंग पे करा, ईयर 2 के एंड में या ईयर 3 के बिगनिंग में करा, तो सर जब मैं रिफंड करूँगा तो एंड क्या करूँगा, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 था। यस सर। अब आपको सर तीसरे साल और चौथे साल के लिए डेप्रिसिएशन निकालना है कि भाई आप रिफंड करने के बाद क्या डेप्रिसिएशन आएगा, कौन से वाले मेथड से, SLM वाले मेथड से। फॉर्मूला क्या होता है सर, C माइनस एस अपॉन एन। सी का मतलब क्या होता है, WDV बिफोर ग्रांट रिफंड कितना है सर, WDV बिफोर ग्रांट रिफंड, मतलब जिस दिन मैं ग्रांट रिफंड कर रहा था उस दिन क्या WDV थी ईयर 2 पर, ईयर 2 पे सर उस ईयर के पर क्या WDV थी सर हमारी 50, क्या थी सर हमारी 50 WDV थी। कितनी 50 की थी सर, 50 WDV थी। समझ में आया क्या? यस सर। कितनी WDV थी सर 50, ठीक है। इसके अंदर क्या जोड़ेंगे सर, हमारा रिफंडेड अमाउंट। बताइए सर आपका रिफंडेड अमाउंट कितना है, 10 है। यस सर, तो आप 10 जोड़ दीजिए, कितना हो गया सर, अब 60 हो गया। यस सर, तो फटाफट से निकालिए सर, 60 माइनस सैलवेज वैल्यू 10 है। यस सर, अपॉन यूजफुल लाइफ, नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ कितना है सर आपके पास, नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ तो सर 4 ही है, नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ 4 ही है। यस सर, जैसे आप ये 4 लिखोगे आपका गलत हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि अब नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ कितनी बच रही है, अब बच रही है सर आपके पास कितनी, 2। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तो 50 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया सर, 25 रुपये पर एनम आपका डेप्रिसिएशन और चार्ज होगा। तो सर समझ में आया क्या? यस सर। तो आइए फटाफट से सर इसको आप नोट्सों में भी आप अपडेट कर लीजिए। मेरे को लगा सर आप समझ गए होंगे, बट फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिमेनिंग, कौन सी वाली सर, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अब कितनी बची है वो आपको यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हो रहा है? यस सर। हर एक एग्जाम्पल के साथ अपन क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है क्या? यस सर। अगर अभी इसी क्वेश्चन को अपन सर WDV मेथड से करते, किस मेथड से करते सर, अगर WDV से करते तो क्या करते हैं सर, सेम रिफंड करने की गारंटी करते हैं। असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने रुपए सर, असेट टू बैंक वही 10। अब मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करता सर मैं, 1 माइनस एन अपॉन एस अपॉन सी करता। यस सर, 1 माइनस एन क्या है सर, नंबर ऑफ रिमेनिंग, 2 साल ही बचे आप, क्योंकि सेकंड ईयर में तो मैं रिफंड ही कर रहा हूँ, सेकंड ईयर के एंड में। यस सर। एस क्या होगा सर, स्क्रैप वैल्यू क्या है सर आपकी 10 है, डिवाइड बाय सी क्या है सर आपका कोस्ट कैसे निकलती है सर, मैंने क्या बताया था, WDV बिफोर ग्रांट रिफंड प्लस रिफंडेड अमाउंट, यही बताया था मैंने। हाँ सर, WDV बिफोर ग्रांट रिफंड प्लस रिफंडेड अमाउंट। आइए सर, WDV बिफोर रिफंड कितना था सर सेकेंड ईयर में WDV मेथड से, सर सेकेंड ईयर में WDV मेथड से था 30, कितना था सर 30 था। यस सर, कितना था 30 कराना सर, देखो ना अभी अपन ने किया था ना, अभी अपन ने WDV निकाली थी ना। हाँ सर, WDV निकाली थी ना अभी अपन ने WDV मेथड से, तो कितना आया था 30 आया था। यस सर, ईयर सेकंड में थी 30, कितनी थी सर 30 थी। यस सर, 30 में कितना जोड़ेंगे रिफंडेड 10,
कितना हो गया 40 हो गया, यस सर। तो 1 माइनस 2 अंडर रूट 10/40, तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/4 का 1 की पावर हाफ। तो सर 1/4 का अंडर रूट कीजिए, कितना आता है सर 1 डिवाइड बाय 4 आया, उसका अंडर रूट कीजिए 0.5 माइनस कर दीजिए 1, कितना आ गया सर 50, 0.5 मल्टीप्लाई जब मैं 100 करूँगा तो कितना आ गया सर 50% आ गया, यस सर। 50% अब आपका क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। और किस पे लगता है ये डेप्रिसिएशन, क्या बताया था मैंने, आपकी सी पर। किस पे लगता है ये आपका डेप्रिसिएशन, किस पे लगता है ये आपका डेप्रिसिएशन, क्या लिखवाया था मैंने, आपकी सी पर लगता है। किस पे लगता है, सी पर लगता है, ठीक है। तो एक बात बताइए सर, अब यहाँ पे सी क्या है आपकी, यहाँ पे सी है सर आपका WDV बिफोर ग्रांट रिफंड प्लस रिफंडेड अमाउंट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो रेट आती है, और डेप्रिसिएशन क्या होता है सर, सी मल्टीप्लाई बाय रेट। और यहाँ पे अपन ने सी क्या लिया है, सी क्या लिया था इस क्वेश्चन में अपन ने, यहाँ पे सी लिया है 40, कितना लिया है सर 40। तो बताइए आपका डेप्रिसिएशन ईयर 3 का कितना होगा 20 रुपी, ईयर 4 का कितना होगा सर 40 में से 20 का 20 का 20। समझ में आई या नहीं आई बात, बताइए सर। लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ क्या, यस सर। नहीं ये सर ये 10 होगा, ये कितना होगा 10, 20 का 10% 10 ही तो होगा, हाँ सर कितना होगा ये 10। कैसे सर, सुनिए 40 का 50% माइनस कर दीजिए, कितना बच गया सर 20 WDV बच गया। अगले साल 20 का 50% माइनस कर दीजिए, आपके पास 10 बच गया। तो अपन को डेप्रिसिएशन तो ये 50-50 लेना है, जो कि 10 और 20 आया। बात समझ में आई या नहीं आई, बताइए सर। लॉजिक क्लियर हुआ, समझ में आया आपको नेट मेथड से अपन कैसे सॉल्व करते हैं, समझ में आया नहीं आया सर आपको। लॉजिक क्लियर हुआ, नेट मेथड में कैसे रिफंडेड के अंदर अपन डेप्रिसिएशन पे डिपेंड पड़ता है, कुछ भी नहीं है सर। अब मैं आपको पूरा एक चार्ट बना देता हूँ कि आपको कब सी कौन सा कंसिडर करना है, ताकि वो जो चार्ट है वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके हमेशा, जैसे वो नेट मेथड हो या फिर आपका ग्रॉस मेथड हो। तो पहले ग्रॉस मेथड की बात कर लेते हैं, फिर नेट मेथड की बात कर लेते हैं, क्लियर है क्या, यस सर। अब मैं आपको पूरा समरी की तरह एक चार्ट बनवा देता हूँ, क्लियर है, यस सर। देखिए सर, जब भी ग्रॉस या नेट होगा, अगर मैं अदर देन रिफंड की बात करूँगा, अदर देन रिफंड, अगर मैं रिफंड नहीं कर रहा हूँ तब मेरा सी क्या होगा, तब मेरा सी बेसिकली क्या होगा। तो ग्रॉस जब अपन ग्रॉस मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, और जब अपन नेट मेथड यूज़ करते हैं, तो जब अपन ग्रॉस मेथड यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो सी होता है, यहाँ पे जो सी होता है, इस सी का मतलब होता है सर ग्रॉस वैल्यू। क्या मतलब होता है सर, ग्रॉस वैल्यू एक्सक्लूडिंग करते हुए क्या सर, आपकी सैलवेज वैल्यू को एंड ग्रांट वैल्यू को, सैलवेज वैल्यू एंड ग्रांट, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे जो सी होता है, इसका मतलब होता है सर ग्रॉस वैल्यू में से क्या माइनस करना है सर आपको, सिर्फ ओनली ग्रांट, समझ में आया क्या, यस सर। अगर मैं रिफंड के समय की बात करूँगा, तो यहाँ पे जो सी होता है तब भी आपका वही रहेगा जो पहले था, सेम, अब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आई बात। लॉजिक क्लियर है, अब भी वही रहेगा जो पहले था। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा सर, ग्रॉस वैल्यू, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा आपका सर सी, यहाँ पे रहेगा सर जो भी आपने रिफंड करा है, WDV एट द टाइम ऑफ रिफंड, WDV एट रिफंड, जो भी रिफंड पे WDV थी उसके अंदर अपन क्या ऐड करेंगे, उसके अंदर अपन ऐड कर देंगे सर रिफंड का अमाउंट। बात समझ में आई क्या सर, ये आपको दिक्कत कर सकता है सर, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिख दिया है ये चीज़, समझ में आया। ये समरी है सर, ये समरी है, जो भी अभी तक मैंने आपको लिखवाया ना सर सी के लिए, वो समरी है, ये समझ में आई या नहीं आई बात, बताइए सर। लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस सर। अब एक चीज़ मैं आपको सर क्लियर कर देता हूँ नेट मेथड के अंदर, ध्यान से सुन लीजिएगा। नेट मेथड में मान लीजिए वो आपको कहता है कि ईयर 2 के मैंने मिड में मैंने क्या कर दिया सर, ग्रांट को रिफंड कर दिया। ईयर 2 के मिड में मैंने अगर ग्रांट को रिफंड करूँगा, तो सर अब बताओ क्या करूँगा। अगर ईयर 2 के मिड में अगर मैं ग्रांट रिफंड करता हूँ, तो डेट मीन्स माना जाएगा सर ईयर 1 के एंड में, समझ में आई बात। लॉजिक क्लियर हुआ, यस सर, क्लियर है क्या, यस सर। ईयर 1 के एंड में बोल लो, या फिर आप ईयर 2 के स्टार्टिंग में बोल लो। ये इंपॉर्टेंट है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सर बच्चा कई बार फंसता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रहना चाहिए कि जिस ईयर में हम रिफंड कर रहे हैं, अगर मिड में रिफंड कर रहे हैं, इसका मतलब ईयर 1 के एंड में या फिर ईयर 2 के स्टार्टिंग में, क्लियर है। और अगर एंड में रिफंड कर रहे हैं तो आपको पता ही है, स्टार्टिंग में रिफंड कर रहे हैं तो आपको पता ही है। बताओ सर, समझ में आया या नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये था सर आपका पूरा AS12, जिसको मैंने सर मेरी तरफ से आपको पूरी कोशिश करी कि आपको समझ में आया। पूरे मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं,
अगर सर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सर ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अनदर थिंग दैट कि सर एक और चीज़ ध्यान में रखिए, सर आप एक और चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा कि कल अपन इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं सर, तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो डैट आप सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सके। तो सर आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। टाटा बाय बाय, लव यू सर, ऑल बाय।